हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग मैथ की मैराथन क्लास करने वाले हैं। आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में टॉप पेडागोजी के जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है मैं आपको करवाने वाला हूं। और ये क्लास चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो या पेपर सेकेंड दे रहे हैं, दोनों लोगों के लिए जो है, दोनों कैंडिडेट के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन रखे गए हैं। सेकेंड पेपर की भी क्वेश्चन है और फर्स्ट पेपर की भी क्वेश्चन है। चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं। इसमें थ्योरी भी है, ठीक है, क्वेश्चन भी है। एनआरटी क्या है, सीआरटी क्या है, जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत क्या है और बर्नौली है। तो इसके बारे में जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल जो लेटेस्ट में ट्रेंड चल रहा है उस प्रकार के इस क्लास में क्वेश्चन है। इनसे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा प्लीज़। ठीक है, आराम से विश्वास कीजिए। आराम से अगर आपने इस क्लास को कर लिया बिना स्किप किए हुए, लास्ट तक आप क्लास में बने रहे तो आपका पेपर नहीं छूटेगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं मैथ चैलेंजिंग होता है, ठीक है, बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है। एक बार आप इसको सीख लीजिए। और मैथ की पेडागोजी में कम से कम जो है आपके 14 से 15 नंबर आने वाले हैं। तो आज की क्लास जो है बिल्कुल एक हिस्टोरिकल क्लास है, मार्वलस क्लास है, सीटेट जुलाई 2024 के लिए। चलिए पहले पेडागोजी की थोड़ी थ्योरी है उसको करते हैं, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। सबसे पहले तो आता है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर क्या होता है? देखिए, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि अभी तक ग्राफ पेपर के बारे में ना जानता हो। सभी लोग जानते हैं कि ग्राफ पेपर क्या होता है। देखिए ये ग्राफ पेपर है। इससे क्या करते हैं, इसके द्वारा दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि को किया जाता है। क्या क्या कर सकते हैं? जोड़, घटाना और भाग हम कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से किस मटेरियल के द्वारा हम दशमलव संख्याओं को जोड़ और घटा सकते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? आपका ग्राफ पेपर। जैसे ये हमने एग्जाम्पल वगैरह ले लिए हैं। इस प्रकार से हम करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जोड़ घटाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाना हम कैसे कर सकते हैं? ग्राफ पेपर की मदद से। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा डार्ट पेपर। ऊपर था ग्राफ पेपर, अब नीचे है डार्ट पेपर। डार्ट पेपर क्या होता है? देखिए बिल्कुल डार्ट बने हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं डार्ट पेपर। इसमें क्या होता है? इसमें जो होते हैं उभरे हुए जो बिंदु होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं, जिनके ऊपर हम हाथ को फेर कर, ठीक है, ऐसे बिल्कुल, अगर जो इसको विजुअल रूप से इम्पेयरमेंट है वो भी हाथ फेर कर पता लगा सकता है। ज्यामितीय आकृतियों के विषय में सीख सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है, मान लीजिए ऐसे करके अगर बना दिए गए, उभारे गए, ठीक है, तब हम ऐसे अगर हाथ फिराएंगे इनके ऊपर तो हमको पता लगे ऐसे 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 कि इस आकृति को क्या कहते हैं? हम इसको हम आयत कहते हैं। तो इससे हम बहुत सी आकृतियाँ सीख सकते हैं। त्रिभुज सीख सकते हैं, वर्ग सीख सकते हैं, रोम्बस सीख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो डार्ट पेपर का प्रयोग किस लिए करते हैं? डार्ट पेपर, अगर क्वेश्चन आए डार्ट पेपर में क्या होता है, तो डार्ट पेपर में उभरे हुए बिंदु होते हैं जिनके ऊपर हम हाथ को फेर कर ज्यामितीय आकृतियों के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, अबेकस क्या होता है? ठीक है, अबेकस का हो या हिंदी में गिनतारा का हो या मोतियों की माला का हो, इससे बाहर नहीं आएगा। इन तीन ही नामों से इसको जाना जाता है। अब देखिए ये बच्चे हैं, गिनतारा है, ठीक है, गिनने वाला है। ये बच्चे हैं और ये गिनतारा रखा हुआ है, इसमें ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, और इनके माध्यम से ये गिनतियों को सीखते हैं। इसका प्रयोग गिनती सिखाने के लिए, स्थानीय मान व ज्यामितीय मान को सिखाने के लिए किया जाता है। देखिए ये तो सबको जानते हैं कि गिनती सिखाने के लिए गिनतारा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नाम से ही क्लियर, गिनतारा गिनती। लेकिन स्थानीय मान और जातीय मान जो हम होते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, उनको भी इसकी सहायता से सिखाया जाता है। इसका आविष्कार कहाँ हुआ था गिनतारा का? अबेकस का जो जन्म है वो चीन में हुआ था। तो गिनतारा का प्रयोग किसके लिए करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। जियो बोर्ड
सबसे ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि जियो बोर्ड क्या होता है। देखिए जियो बोर्ड यह मूलभूत ज्यामिति सिखाने के काम आता है। मूलभूत ज्यामिति क्या होती है? जो फंडामेंटल हमारी जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे आयत हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, इन चीज़ों को सिखाने के काम आता है। इसके द्वारा 2D, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आकृतियों का मतलब केवल हम 2D आकृतियाँ ही इसके द्वारा सिखा सकते हैं, 3D कभी भी नहीं। अगर 3D वाला जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा। 2D आकृतियों के बारे में सिखाया जाता है। 2D आकृतियाँ क्या होती हैं? जिनकी लंबाई और चौड़ाई होती है। देखिए जैसे ये क्या है, एक हमारा समांतर चतुर्भुज है। इसमें होता क्या, इसमें ऐसे होते हैं जो उभरी हुई कीलें लगी रहती हैं, ठीक। और ये रबर बैंड है, तब रबर बैंड या धागा का भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। देखिए इन्होंने एक आयत बनाकर दिखाया है, और ये यहाँ पर पेंटागन है, ऐसे करके बना लिया। इस प्रकार से आकृति उन्हें डिफरेंट, यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया है। तो धागे की सहायता से या रबर बैंड की सहायता से इसमें इन आकृतियों को बनाया जाता है। त्रिभुज है, जैसे वर्ग है, आयत है, आदि। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको चीज़ ये याद रखनी है कि 3D आकृतियों के बारे में हम नहीं सिखा सकते हैं। 3D आकृतियाँ कौन से हो गई? जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, इनके बारे में हमको नहीं सिखा सकते, क्योंकि इनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। इसमें केवल दो ही चीज़ें होती हैं, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। नोट, जियो बोर्ड से घन घना बेलन शंकु ये नीचे लिखा है, इनके बारे में नहीं सिखा सकते हैं। अब 10 ग्राम क्या होता है? यह भी एक चीन की पद्धति है। इसमें पिक्चर्स के माध्यम से ज्यामितीय आकृतियों के बारे में सिखाया जाता है। जियो बोर्ड में किसके माध्यम से सिखाया जाता है? रबर बैंड या धागे का यूज करके ज्यामितीय आकृतियों के बारे में। इसमें एक अलग चीज से सिखाया जाता है। इसमें पिक्चर्स बनी हुई होती हैं अलग अलग, उनको आपस में जोड़ा जाता है, उससे एक आकृति का निर्माण होता है, जिससे हमको जो बेसिक हमारी जो आकृतियाँ होती हैं उनके बारे में सिखाया जाता है। जैसे वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, इसमें अलग अलग आकृतियों कितने टुकड़े होते हैं ये चीज नोट डाउन कर लीजिए। 7 टुकड़े होते हैं, जिनसे कई जानवर है, इंसान है, ठीक है, चीजों की आकृतियां हम बना सकते हैं। देखिए जी आपको एक बतख नजर आ रही होगी, कितने टुकड़े हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कोई भी आकृति अगर बनेगी तो वो 7 टुकड़ों का यूज ही करके बनेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें देखिए क्या क्या है। देखिए त्रिभुज आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, जो समांतर चतुर्भुज है, ये एक वर्ग है, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, और ये भी ट्राइंगल है। तो इससे जो है आकृतियों को बनाया जाता है, और एक जानवर की आकृति या इंसान की भी आकृति बना सकते हैं। इसमें तो इन्होंने एक बतख को बनाया है, उसके माध्यम से हम त्रिभुज सीख गए, आयत सीख गए और वर्ग सीख गए। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम 10 ग्राम कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। अब जियो बॉक्स क्या होता है? ज्यामिति को रखने वाले के लिए स्केल, प्रकार, चांदा आदि को रखा जाता है। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, आप लोगों ने भी इसका प्रयोग किया होगा, मैंने भी इसका प्रयोग किया है। जो छोटे बक्से जिसको हम ज्योमेट्री बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि ये चीज़ें प्रकार है, स्केल है, चांदा वगैरह, जिससे हम एंगल को नीचे करते हैं, जी चीज़ें रखी हुई होती हैं, इसको हम जियो बॉक्स कहते हैं। तो डिफरेंस क्लियर है जियो बॉक्स और जियो बोर्ड में। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये तो हमारी बेसिक फंडामेंटल क्या थी, एक पेडागोजी से रिलेटेड चीज़ें थी। जियो बॉक्स क्या हो गया, 10 ग्राम क्या है, जियो बोर्ड क्या है, अबेकस क्या है, डार्ट पेपर, ग्राफ पेपर। चलिए अब करिए क्वेश्चन आराम से, बिल्कुल लेटेस्ट के क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वर्कड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी, मतलब निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जिसने मैथमेटिकल की एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है या काम किया है? वो कौन थे?
महावीर थे, आर्यभट्ट थे, भास्कर फर्स्ट थे या रामानुजन थे। तब ये केवल फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तब जो भारत के जो सबसे प्रमुख थे खगोलविद थे वो कौन थे? खगोल वैज्ञानिक, उनका नाम है भास्कर फर्स्ट। तो इसमें सी इज आवर राइट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? Which of the following depicts a situation where children are constructing knowledge on their own? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी परिस्थिति है जहाँ पर बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं? बताइए चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? टीचर हैज रिटन इनकम्प्लीट मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ऑन ब्लैक बोर्ड एंड चिल्ड्रेन आर कंप्लीटिंग द टेबल्स बाय राइटिंग देम ऑन ब्लैक बोर्ड। द बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास reads aloud the multiplication tables and rest the student repeat after her। मतलब एक जो होशियार बच्चा है वो टेबल्स को, मल्टीप्लिकेशन को, पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है और अन्य बच्चे जो हैं पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। क्या वो ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं? इसमें ज्ञान का निर्माण नहीं कर रहे हैं, इसमें वो रट रहे हैं। चिल्ड्रेन आर रिसाइटिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स इन ए चोरस, मतलब कविता की जैसे बच्चे जो हैं रिसाइटिंग कर रहे हैं, पहाड़ों को पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी रट रहे हैं। डी क्या है? चिल्ड्रेन आर गिवन मैनिपुलेटिव लाइक नंबर ग्रेड्स टोकन अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर एरियाज एंड आर एक्सप्लोरिंग। देखिए इसमें एक्सप्लोर आ गया, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न्स यूजिंग देम। तब यही हमारा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। जिस ऑप्शन में एक्टिविटी की बात की जा रही हो, एक्सप्लोरेशन की बात की जा रही हो, वो ही हमारा ऑप्शन सही होता है। तो इसमें क्या है? बच्चे जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को। बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रेड, आयताकार सारणी में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं, ठीक है, वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं। पैटर्न जो खोजना है वो क्या? एक्सप्लोर करना है चीज़ों को। इसलिए डी इज आवर राइट ऑप्शन। इस ऑप्शन में जो बच्चे हैं वो ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं स्वयं से। क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें हमको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा करना प्रेरणाहीन हो सकता है, मतलब डिमोटिवेट करने वाला हो सकता है। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती हैं। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ योजना बनाने में मदद करती हैं। 3 सही है, 1 गलत है। बताइए। तो सीधी सी बात है, पहला वाला गलत है, जो गलत है वही सही है। क्यों? ये क्वेश्चन है नकारात्मक। ये बताइए, अगर आप गलतियों को अनदेखा कर देंगे, बच्चों की गलतियों की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, तो बच्चों की फिर गलतियां ठीक कैसे होंगी? तब हमको गलतियों को पॉइंट आउट करना है, बताना है और फिर उनके ऊपर काम करना, उनको सिखाना है। तो इसलिए ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी नकारात्मक क्वेश्चन है। आकलन के बारे में आपको बताना है। मानक संदर्भित आकलन हमें यह बताता है कि विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए। हमेशा याद रखना कि एनआरटी और सीआरटी टेस्ट क्या होते हैं। इनको पढ़ने के बाद अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं या परीक्षण होते हैं, एक होता है एनआरटी, एक होता है सीआरटी। एनआरटी क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट, मानक संदर्भित परीक्षा। इसमें क्या होता है? इस वाले परीक्षण में या परीक्षा में हमें एक दूसरे से ज़्यादा नंबर लाने होते हैं। जैसे जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो केवीएस हो
DSSB हो, UPSC हो, कोई भी परीक्षा हो जो कि मेरिट बेस्ड है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट की तुलना की जाती है, रैंकिंग की जाती है, कौन फर्स्ट पर आया, कौन सेकंड पर आया, कौन थर्ड पर आया, इस प्रकार से जो रैंकिंग की जाती है, तो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, NRT कहते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इसमें मास्टरी से कोई लेना देना नहीं, आपने जैसे तैसे कर लिया है, बस आपकी नंबर कितने हैं ये चीज देखी जाती है, तो इसको कहते हैं मानक संदर्भित परीक्षा। अब दूसरी है हमारी CRT। CRT को कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, मानदंड संदर्भित परीक्षा। अंतर थोड़ा ही है, ऊपर मानक है, नीचे है मानदंड संदर्भित परीक्षा। इसमें क्या होता है, इसमें सीखने पर ध्यान दिया जाता है और पास फेल होने के लिए निश्चित नंबर डिसाइड होते हैं, जैसे CTET है, टेट है। भाई CTET में जिसके 60% नंबर है उसको पास मान लिया जाता है, ठीक है। 90 बना 150 अगर जिसके 90 है वो क्या है, पास है। तो इसमें नंबर जो होते हैं पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं, परसेंटेज दी रही होती है। हाई स्कूल में 10th में अगर आपके नंबर 33% आ गए तब आपको पास घोषित कर दिया जाएगा, पास मान लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कोई तुरंत नौकरी दे दी जाएगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं CRT। अब इनमें अंतर देख लीजिए, अंतर पूछा जाता है कि अंतर क्या होता है इन दोनों में। जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है जिसको हम NRT कहते हैं, NRT, और इसको CRT कहते हैं। जो NRT क्या है, सामान्य रूप से NRT परीक्षार्थियों के प्रदर्शन का तुलनात्मक रूप से मापन, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, रैंकिंग की जाती है, प्रतियोगिता की भावना विकसित करता है। NRT में पर्याप्त प्राप्तांक परसेंटेज में प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि छात्रों को अपना स्थान पता चल सके। NRT के तहत विद्यालयों विश्वविद्यालयों में ली जाने वाली सभी परीक्षाएं आदि को शामिल किया जाता है, जैसे कि BEड की परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो वो जो होती है वो NRT पर ही बेस्ड होती है। लेकिन जो पात्रता परीक्षाएं होती हैं वो होती हमारी CRT पर आधारित। इसमें क्या है, मानदंड संदर्भ में परीक्षार्थियों के प्रदर्शन का मापन पूर्व निर्धारित बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है कि अगर CTET के लिए आप 90 नंबर ले आए 150 तब आपको पास घोषित कर देंगे, तो ये क्या है, एक बेंचमार्क है। जबकि CRT छात्रों के बीच प्रतियोगिता की भावना विकसित नहीं करता। किसे आपको कोई भी मतलब नहीं, चाहे कितनी भी प्रतियोगिता हो, क्योंकि आपको तो बस 90 नंबर लाने, चाहे फार्म 40 लाख पड़े हों या 20 लाख पड़े हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि CRT में एक निर्धारित अंक या प्रतिशत होता है जिसे अभ्यर्थियों को पास करना होता है। जबकि CRT क्वालिफाई, ठीक है, CRT की क्या होता है, क्वालिफाई टेस्ट होता है। इसके तहत टेट है, CTET है, ये लिखा है नेट, ठीक है। तो कोई भी पात्रता परीक्षा है वो कोई इस पर आधारित होती है, वो CRT पर आधारित होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब करिए क्वेश्चन नंबर 4। आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, 3 सही होंगे। मानक संदर्भित आकलन मतलब NRT हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है, खड़ी है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका काम ही होता है तुलना करना, बिल्कुल सही बात है। नॉर्म रिफरेंसेड असेसमेंट, चाहे देखिए असेसमेंट का या टेस्ट का बात बिल्कुल सेम है। यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रिमेडियल टीचिंग, क्या मानक संदर्भित जो आकलन है NRT है, उससे हमें बच्चों की कमियों के बारे में पता चलता है कि अभी इनके सीखने में कहाँ पर कमी है कि उसके लिए हम उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कर पाएँ। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि NRT का मतलब होता है बच्चों की रैंकिंग करना और उनकी मेरिट के आधार पर उनको नौकरी देना, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो है बी वाला ये गलत हो गया। डायग्नोस्टिक टेस्ट ये नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें तो बस आपके नंबर देखे जाते हैं, दूसरों से आपको हमेशा स्कोर ज़्यादा करना है। अब ये गलत हो गया और जो गलत है वो ही सही है। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। ये तो पढ़ ही लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5।
अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणा है। इस प्रकार की चीजें हैं। मतलब कॉन्सेप्ट लाइक मोर, लेस, लॉन्ग, शॉर्ट, फार, नियर, बिग, स्मॉल आर क्या सूचित करती हैं? महत्वपूर्ण, पूर्व संख्या, प्री नंबर अवधारणाएं, तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द, विलोम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज एडजेक्टिव, सीधे अंग्रेजी भाषा के विशेषण है। ये भी नॉनसेंस बात की जा रही, कोई मतलब नहीं है। अब ये देखिए, कोई भी चीज़ मोर है, किसी चीज़ से अधिक है या कम है, छोटी है, बड़ी है, पास में है, दूर है, तो ये क्या है? ये प्री नंबर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, संख्याओं को सीखने से पहले की, जैसे 23 जो नंबर है वो 25 से कैसी है? छोटी है, और 25 बड़ी है। मान लीजिए 2 गिलास हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इससे हम जो नंबर की जो प्री नंबर अवधारणा है, प्री नंबर कॉन्सेप्ट है, उनको सीखने में मदद मिलती है। तो ये यावर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, गणितीय अधिगम सामग्री बताइए। मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल क्या है? पहले तो 4 स्टेटमेंट हैं, बाद में हमको बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है। सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। डेवलप लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लास, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में सहायक होती है, बिल्कुल होती है। टीएलएम के माध्यम से हम अच्छी प्रकार से बच्चों को सिखा सकते हैं, एक लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है। तो डी वाला तो बिल्कुल सही है, इतना हमको पता चल गया। अब नीचे देख लो, डी कहाँ कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तो ये तो गलत होगा, या बी होगा या डी होगा। बी डी में, डी तो दोनों में है, सी भी हमको चेक करनी है, बी सी चेक करनी, बी वाली देखिए। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, मतलब स्टूडेंट्स हेल्प स्टूडेंट सेल्फ लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। जो टीएलएम हमारा होता है उससे बच्चे जो होते हैं स्वयं अपने आप भी सीख पाते हैं। तो इसमें जो है बी भी हमारा सही है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करता है, नहीं, निर्देश देने में नहीं, सिखाने में शिक्षकों की मदद करता है, बी भी हमारा सही है। डी भी सही है, इसलिए बी डी सही है, और ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य है, बताइए वो क्यों रोल प्ले का काम करती है? तो मैथमेटिक्स की टीचर, इसके पीछे उसका क्या मतलब है? अनुशासन बनाए रखना, बच्चों को व्यस्त रखना, विचारों का बहिर्निवेशन, प्रोजेक्शन, चिल्ड्रन बिजी, बच्चों का मनोरंजन करना, क्या है उसका मतलब? तो देखिए, अगर वो कोई एक्टिविटी करवा रही, बच्चों को रोल प्ले करा रही है, भूमिका निर्वहन करा रही है, तो डिसिप्लिन रखना ये तो ठीक है अपनी तरफ से, लेकिन यहाँ पर हमको सिखाने के पर्पज से देखना है। केवल बच्चों को व्यस्त रखना ऐसा भी नहीं है। इंटरटेनमेंट होता है सेकेंडरी, इंटरटेनमेंट फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है हमारे बच्चों को सिखाना। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। प्रोजेक्टिंग चिल्ड्रंस, विचारों का बहिर्निवेशन, बच्चों को सिखाना, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बने रहिए आराम से क्लास में, अपना स्कोर भी करते रहिए और सीखने पर ध्यान दें। इसी प्रकार से हम लोग एनालिसिस कर करके सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होगी, बताइए ये क्या होती हैं? ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होगी, क्या होगी? कम की जाएंगी, मेड इजियर सरल बनाई जाएंगी, स्ट्रेंथनिंग मजबूत की जाएंगी, या डिस्करेज हतोत्साहित की जाएंगी? देखिए, ओलंपियाड जो होती है वो एक पॉजिटिव वर्ड है, जिससे बच्चों को सीखने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, जिससे वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं। उसी प्रकार से प्रतियोगिताएं भी होती हैं, ठीक है, क्योंकि सकारात्मक रूप से इसमें ली जानी है।
कंपटीशन बच्चों को करने के लिए, जिससे उनको अपना जो है परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए मौका मिल जाए, सीखने के लिए भी, और वो सीखते भी इससे हैं। तो यूनिपी 2020 जो है वो डायरेक्ट कहती है कि जो ओलंपियाड है और प्रतियोगिता हैं इनको मजबूत करना चाहिए, इनको स्ट्रेंथनिट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, गणित में आकलन को डॉट 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 पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। बताइए गणित में किस चीज को आकलन में आपको ध्यान नहीं रखना है। अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ में सीखने में रह गए कमियों को पहचानने, गणित में आवश्यकता अनुसार उपचारिक कक्षाओं का आयोजन बिल्कुल करेंगे, अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करने, प्रतिपुष्टि भी देंगे, फीडबैक भी मतलब प्रोवाइड कराएंगे, अधिगमकर्ताओं को उनके टेस्ट में प्राप्त अंकों के अनुसार नामीकरण करना, मतलब उनकी लेबलिंग करना, उनकी रैंकिंग करना। आप कभी भी बच्चों को, मैंने आपको CDP में निगेटिव पॉजिटिव वर्ड सिखाए हुए हैं, कराए हुए हैं, प्लीज सभी लोग जाकर देख लें। तब जो लेबलिंग है वो एक निगेटिव वर्ड है, आपको बच्चों का नामीकरण अर्थात रैंकिंग नहीं करनी है, और जो नहीं कर है वो ही सही होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नहीं वाला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में से बुनियादी संख्या ज्ञान का अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा, मतलब फाउंडेशनल न्यूमेरेसी का कौन सा इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है? शीघ्रता से और सटीक परिकलन करना, मतलब बहुत जल्दी से, डूइंग क्विक एंड एक्यूरेट कैलकुलेशंस, संख्या बोध का विकास करना, मूलभूत संख्या संक्रियाओं के लिए मानक कलन विधियों को की अच्छी समझ, गणना के कौशल का विकास करना, केवल काउंटिंग को डेवलप करना बच्चों के अंदर। तो ये सभी बेकार हैं, गलत हैं। बुनियादी जो गणित होता है उसका मतलब होता है जो फाउंडेशन है, कि बच्चों के अंदर संख्याओं की समझ विकसित हो जाए, बच्चे जोड़ घटाना भाग गुणा इन चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने लगे, जिससे वो रियल लाइफ में किसी भी शॉप पर जाएं या कहीं भी जाएं तो वो चीज़ों को आराम से ले सकें और वो कम्युनिकेट कर सकें और उनको संख्याओं का ज्ञान हो पाए। इसलिए बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बड़े क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन देखे हमको डरना नहीं है, ठीक है, मोटिवेट होना है, क्योंकि ये चैलेंजिंग क्वेश्चन और चैलेंजिंग क्वेश्चन करना ही हमारे लिए जो है अच्छा रहता है। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठचर्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? आपको बताना है NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्यूरिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन सही है। कैसा क्यूरिकुलम होना चाहिए बच्चों की, कैसी पाठचर्या होनी चाहिए? किसके अनुसार? NCF 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार। अवधारणाओं की समझ बनाते हुए शिक्षार्थी जो प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हुए करते हैं वह इससे सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होनी चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए। इनमें मुख्य रूप से वही प्रकरण टॉपिक शामिल करने चाहिए जिनका उच्चतर कक्षाओं में अनुप्रयोग, मतलब कि प्राइमरी स्तर पर हमको केवल वो वाले गणित के चैप्टर पढ़ाने चाहिए जो कि हायर लेवल क्लास में हो, उच्च कक्षाओं में नहीं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। NCF पढ़ाई हुई है मैंने आपको। पाठचर्या को बीजगणितीय संकेतनों और समस्या समाधान में उनके उपयोग का परिचय कराना। इट शुड इंट्रोड्यूस अलजेब्रिक नोशंस एंड इट्स यूज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हमको बच्चों को समस्या समाधान में बीजगणित का प्रयोग करना, केवल बताना है, समझाना है नहीं। इसकी भी बात NCF ने नहीं की है। पाठचर्या को विद्यार्थियों को प्रमेय को सिद्ध करने की विभिन्न विधियों का उपयोग करने के अवसर देने चाहिए। केवल हमको जो हमारी थ्योरम्स होती हैं केवल उनको प्रूव करने के लिए हमको अवसर देने हैं, तो उससे तो रटेंगे बच्चे। तो NCF 2005 के अनुसार जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A सही है। बच्चे क्या करें?
It must explicitly incorporate the progression that learners make from the concept to be abstract while acquiring concept। बच्चे जो है ज्ञान को मूर्त से अमूर्त की ओर सीखे, इसलिए हमारा ए जो है वो ऑप्शन सही है। तो इसी प्रकार से आपको गणित के ऑप्शन को करना है। थ्योरी चल रही है अभी बीच में, फिर हम अभी तो हम मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद थ्योरी आएगी, फिर क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार से सीक्वेंस चलता रहेगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया। शिक्षक ने कक्षा 1 के विद्यार्थी से 54 लिखने के लिए कहा। उसने कहा कि 54 लिखो। विद्यार्थी ने 504 लिखा। निम्नलिखित में से कौन सी इस गलती को सुधारने की सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है? ठीक है, कौन सी स्ट्रेटजी हो सकती है अच्छी? आपको बच्चे को सुधारना, आप कैसे सुधारेंगे, क्या करेंगे आप? बच्चे को बीच में जीरो मिटाने के लिए कह देंगे सिंपली कि ऐसा है बेटा, 504 में जीरो मिटा दो बीच में, अब तुम्हारा सही हो गया क्या, ये करेंगे। उत्तर को गलत चिन्हित करना और बच्चों को 4 और 5 लिखने के लिए कहना, केवल बच्चों से कहना जो है आपको उनकी गलतियां बता देना, और बाद में बच्चे से कह देना कि सीधे पहले 5 लिखो फिर 4 लिखो। बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करके यह बताना कि 2 अंकीय संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी की बात की जा रही, बिल्डिंग एक्टिविटी, ठीक है। बंडलिंग जो होती है, जो बंडल बनाते हैं वो, यहाँ पर जहाँ पर एक्टिविटी की बात हो, एक्सप्लोरेशन की बात हो, वही हमारा सही होगा। इसलिए हमारा जो सी है वो सी ऑप्शन सही है। इसमें एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे हम 2 अंक वाली जो संख्या होती है उनको लिखते हैं, जिससे बच्चे आगे कभी भी गलती ना करे। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाते हुए दृश्य हस्त कौशल सामग्री, मतलब मैनिपुलेटिव विजुअल मैनिपुलेटिव हेल्प्स टू मूव फॉर्म। हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग डॉट 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 की ओर बढ़ने में सहायक होता है। किसके लिए होता है? हस्त कौशल सामग्री वही चीज होती है जिसको हम अपने हाथ से यूज करके बनाते हैं, चाहे वो आप कोई चीज पेपर को काट कर बनाएं या कोई पीबल्स होते सकते, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, कुछ भी जिसको आप अपने हाथ का प्रयोग करके बनाते हैं। तो इसके अनुसार ज्ञान कैसे सीखा जाता है? कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कॉन्सेप्ट, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, फॉर्मल टू इनफॉर्मल, एल्गोरिथम्स, अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट कॉन्सेप्ट। किस प्रकार से ज्ञान सीखा जाता है? तो ज्ञान जो होता है आपको पता है, देखिए ए वाले में उल्टा लिखा है, ज्ञान जो होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें लिखा जटिल से सरल की ओर। पहले हमको बच्चों को सरल चीजें सिखानी, बाद में जटिल। बी सही होगा, क्योंकि हाँ हमने पढ़ा है शिक्षण सूत्र, जिसने ना पढ़ा हो वो क्लास देख ले जाके, कि बच्चों को मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना चाहिए। बच्चे को कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट हमको पढ़ाना है। पहले वो चीज़ें पढ़ाओ जो बच्चे के आसपास चारों तरफ हैं, उसके बाद उसको कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ाओ जो कि अमूर्त चीज़ें हैं। इसलिए बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में सम्मिलित है, ठीक है, स्ट्रेटजीज में कौन सी शामिल है, कौन सी चीज़ शामिल है? इंट्यूशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, अंतर्ज्ञान और प्रयोग, मेमोराइजेशन एंड प्रोसीजरल फ्लुएंसी। इसको तो पढ़ना ही नहीं है, एक निगाह में देखो मेमोराइजेशन कट, क्योंकि मेमोराइजेशन एक नकारात्मक वर्ड है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, रीजनिंग एंड पैटर्निंग। तो क्या करेंगे हम? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन सी एक स्ट्रेटजी हो सकती है? आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको उसको लॉजिक लगाना पड़ेगा, रीजन करना पड़ेगा, रीजनिंग लगानी पड़ेगी, तब उसी प्रकार से फिर हम उसका पैटर्न बना के देखें। अगर उसका पैटर्न बन रहा है तभी वो समस्या समाधान हो सकता है। तो इसलिए डी इज आवर राइट ऑप्शन, रीजनिंग एंड पैटर्निंग, विवेचन और पैटर्न बनाना। इस
ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। किसके लिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, समस्या समाधान के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं, फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, स्टैंडर्ड टेस्ट से रिलेटेड है, के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि जो स्टैंडर्ड अगर आपको कहीं भी मिल जाए, नॉर्मेटिव आपको कहीं भी मिल जाए, वो नेगेटिव होता है, उसको काट दिया करो, वो गलत होता है। कोई भी चीज़ आपको स्टैंडर्ड नहीं रखनी है पढ़ाने से रिलेटेड, उसको फ्लेक्सिबल रखना है, लचीलापन उसमें रखना है। लचीलापन का मतलब है एक नहीं दूसरे तरीके से सिखाने का प्रयास करना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल अड़ जाना है कि हमको तो यही तरीका आता है, हम तो इसी प्रकार से सिखाएंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तब क्या होगा? द सब्जेक्टिविटी ऑफ दीज टेस्ट मेक देम कंटेक्चुअल, मतलब इन परीक्षाओं की व्यक्तिनिष्ठता उन्हें संदर्भात्मक बनाती है। इन परीक्षाओं को केवल कम आबादी पर ही संचालित कर सकते हैं। दे आर हाईली बाइस्ड, बहुत अधिक रूप से पक्षपाती होते हैं। दे डू नॉट गिव एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द चाइल्ड्स एबिलिटी, ये बच्चे की क्षमता का समग्र रूप से चित्रण नहीं करते हैं, मतलब हमें बच्चे के समग्र विकास के बारे में इनसे पता नहीं चलता। इसीलिए हम जो स्टैंडर्ड टेस्ट है इसकी जगह पर फ्लेक्सिबल टेस्ट करते हैं और CCE को लाया गया है। तो क्या होगा इसका आंसर? डी। ये बच्चे की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। दे डू नॉट गिव एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ ए चाइल्ड्स एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? सबसे कम लिखा है तो ये निगेटिव क्वेश्चन है, नकारात्मक क्वेश्चन है, नॉट वाला क्वेश्चन है। तो क्या होगा? 3 तो इम्पोर्टेंट होंगे, एक कम इम्पोर्टेंट होगा। कम इम्पोर्टेंट है वो कौन सा, उसको पहचानिए। गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके मूल्यवान पहलुओं के। देखिए जो हिंदी आती है लिख के वो ट्रांसलेटेड होती है, आपको पता ही है, तो थोड़ी अजीब होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझ के काम चला सकते हैं। जिस वर्ड का मीनिंग ना पता हुआ करो उसको इंग्लिश में देख लिया करो। तब क्या करना है? गणितीय दक्षता के संघटक, अब संघटक की क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स। चेक फॉर जस्ट सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी रेदर देन इट्स वैल्यूड एस्पेक्ट्स। जो महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उसे नहीं जो मापने में सरल हो। गणितीय समझ के आकलन में खुले सिरे वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये तो बात सही है बिल्कुल। असेसमेंट शुड प्रोवाइड फीडबैक टू द लर्नर्स एंड टीचर। जो असेसमेंट आकलन बच्चों को और शिक्षकों को जो है फीडबैक प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए, उनको उनकी गलतियों के बारे में बताने वाला होना चाहिए। ये भी बात सही है। तो CD दोनों सही है, इम्पोर्टेंट है। अब ए बी देखते हैं। चेक फॉर जस्ट सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी रेदर देन, आपको केवल बच्चों की प्रोफिशिएंसी को चेक करना है। जो बी वाला क्या, मीजर व्हाट इज इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट व्हाट इज इजी टू मीजर। अच्छा, तो बी भी सही है। क्यों? बी कहता है कि हमको सब चीज़ों को इम्पोर्टेंट है, उनको सीखना है, नॉट जस्ट, और केवल उन्हीं चीज़ों को नहीं सिखाना जो कि चीज़ें सिखाने में सरल हो, हमको सभी चीज़ों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। तो बी वाला भी हमारा सही हो गया। तो गलत कौन सा हो गया? ए वाला हमारा गलत हो गया। केवल हमको मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी पर ही ध्यान नहीं देना है, हमके उसको वैल्यू जो है एस्पेक्ट है, मतलब कौन सा टॉपिक है, किस प्रकार से हमको उसको वैल्यूएट करना है, इम्पोर्टेंस देनी, उस वो भी इम्पोर्ट माने रखता है। तो ए है वो गलत है, इसीलिए ये सही है। कोई कोई क्वेश्चन होता है बहुत घुमाऊ टाइप का आ जाता है, बिल्कुल माइंड
घूम जाता है। कोई बात नहीं, ऐसे भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए अपने को इन ऐसे क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होने चाहिए। एट प्राइमरी लेवल ए टेक्स्ट बुक इन मैथमेटिक्स मस्ट प्रोवाइड स्कोप फॉर। क्या होना चाहिए प्राइमरी क्लास की बुक में? एक प्रश्न के कई जटिल अवधारणाओं का समाकलन होना, अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न होना, नहीं इससे तो रोट मेमोराइजेशन होगा, रटेंगे बच्चे। गणित में संदर्भात्मक समस्या देना, हाँ, कंटेक्चुअल प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को जोड़कर उनको जो है मैथ की प्रॉब्लम है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाइए, तो ऐसा सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, बच्चों के जो कंटेक्चुअल वर्ड है वो कैसा वर्ड है? वो एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये जो होता है वो बिल्कुल 100% सही होता है। हमको बच्चों के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ाना है, जोड़कर पढ़ाना है। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आ भी नहीं पा रहा है। ये देखिए, जो बैन हिले की थ्योरी है विजुअलाइजेशन, उसमें बताएगा। तो बैन हिले की थ्योरी जो है बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन यहाँ पर लग गया है। बैन हिले की थ्योरी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इसमें आगे आएगी, तभी इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को। तो अभी इसको हम स्किप करते हैं, थ्योरी जब पढ़ेंगे उसके बाद हम इसको कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, the motivation and empowerment of teachers is required to ensure the best possible future for children and nation. To envision this, it suggests to start opportunities like CPD। CPD stand for, इतनी जो क्वेश्चन में बकवास की गई है, बिल्कुल ये पूछना चाह रहा है कि जो NEP 2020 है उसमें CPD की बात की रही, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तब मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म है वो 10 मिनट का वीडियो उसमें सभी कराई हुई है, तो जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो वो इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म है वो देख ले। कुल मिला के आपको CPD की फुल फॉर्म बतानी क्या होती है। तो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म होती है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, और ये कितने घंटे का होना चाहिए? NEP 2020 के अनुसार जो भी प्रोफेशनल हैं उनके लिए 50 घंटे का हमको प्रशिक्षण प्रोवाइड कराना है। इससे उनको टीचर्स ट्रेनिंग भी जिसको हम कहते हैं, कि जिससे वो अच्छी प्रकार से नई नई टेक्निक्स को सीख पाएँ और उस प्रकार से बच्चों को सिखा पाएँ, पढ़ा पाएँ। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20। मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उसके अनुसार औपचारिक शिक्षण की योजना बनाने में सहायता करता है। क्या चीज़ें सहायता करती हैं? मतलब कि इवेल्युएशन हेल्प्स इन डायग्नोजिंग द जनरल एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्लानिंग रिमेडियल टीचिंग अकॉर्डिंगली। क्या इवेल्युएशन जो है, जो हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, वो जो सामान्य बच्चे हैं और जो विशिष्ट उनकी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है उसके निदान में, मतलब निदान का मतलब होता है समस्या की पहचान करना, समस्या की पहचान करने में, उसके बाद उसको उपचारात्मक शिक्षण देने में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है। क्या चीज़ सहायता करती है? टीचर्स, पेरेंट्स, एजुकेशनल अथॉरिटीज, स्कूल इंस्पेक्टर्स। कौन उसकी मदद करता है बताइए? मूल्यांकन है, मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के। एक बार क्वेश्चन ना समझ में आया करे तो 2 बार पढ़ लिया करो, पहले समझ लेना चाहिए। एजुकेशनल अथॉरिटीज, स्कूल इंस्पेक्टर। तो इसमें सीधा सा जो हमारा आंसर, वो आंसर नंबर ए है, टीचर्स होगा। ठीक है, शिक्षकों को, शिक्षक पढ़ाते हैं उन्हीं को इसके बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 21। NCERT के अनुसार कक्षा 1
के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल नहीं है, मतलब लर्निंग आउटकम्स नहीं है। ये इसका कहना ये है क्वेश्चन का कि एनसीईआरटी की जो किताबें लिखी गई है उसके अनुसार कक्षा 1 तक के अंत तक बालक को क्या क्या चीज़ें आ जानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। प्रतिफल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अच्छा, कौन सी चीज़ नहीं है? 3 चीज़ें सही है, ये गलत है, निगेटिव क्वेश्चन है। 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना, पुनर्समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना घटाना, जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना, किसी 2 अंकीय संख्या में अंक के स्थानीय मान को पहचानना। देखिए, जो एनसीईआरटी है उसने कहा जो क्लास फर्स्ट तक का बच्चा है उसको आपको 20 तक गिनतियों को सिखाना है, ठीक है, और सरल सरल आपको उनको जोड़ की जो संकल्पना है, जोड़ है, जोड़ है और गुणा है वो सिखाना है आपको, और आपको 2 डिजिट संख्याओं को बच्चों को स्थानीय मान को समझाना है, बताना है। इसमें दिया 50 तक संख्या, 50 तक संख्या नहीं, केवल 20 तक आपको बच्चों को संख्या पढ़ानी है। किस बच्चे के लिए? जो बच्चा की अभी क्लास फर्स्ट में है। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन, क्योंकि ये गलत है, जो गलत है वो ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन बहुत हैं, बताइए। 3 सही है, 1 गलत है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है। आकृतियों का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप भिन्न हो सकता है। एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। किसी भी आकृति के आयामों को जाने बिना आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, मतलब जब तक हम उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं जानते होंगे तब तक उसके आयतन के बारे में कैसे भी पता नहीं लगा सकते हैं। ये भी बात सही है। अब बात ये आती है, क्या समान आकृतियों का परिमाप समान हो सकता है और क्षेत्रफल भिन्न हो? शेप कैन हैव सेम पेरीमीटर डिफरेंट एरियाज। इसमें क्या लिखा है? सेम एरिया बट डिफरेंट पेरीमीटर्स। दोनों सही है। अलग अलग आकृतियां हो सकती हैं जिनका परिमाप समान हो, क्षेत्रफल अलग हो सकता है, इसका उल्टा भी सही है। ऐसी भी 2 आकृतियां हो सकती हैं जिनका कि क्षेत्रफल समान हो, परिमाप अलग हो। और थर्ड डी वाला भी हमारा सही है कि जब तक हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं जानेंगे तब तक हम उसके आयतन को नहीं बता सकते हैं। तो ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, सी सही नहीं है। इसके अनुसार क्या है? एक से अधिक आकृतियों का। अच्छा, ये बताइए, एक आकृति जब तक दूसरे के समान नहीं होगी तब तब तक उसके समान उसका आंसर हो ही नहीं सकता है। इसे मैं कहता एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। इसलिए जो नहीं है वो ही सही है, सी इज आवर राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जैसे 2 आकृतियां हैं, एक ये आयत है, एक ये वर्ग है। इसकी ये साइड 8 है, लंबाई ये 6 है। तो इसका परिमाप निकालना है, चारों तरफ की लंबाई का योग कितना हो जाएगा? 8 8 और 6, 8 8 16 और 6 6 12। कितना हो गया? 16 12, 16 12 28। ठीक है, 28। तो इसका परिमाप आ गया। इसकी अगर जो है 6, ये है 6 मीटर, इसकी लंबाई 6 6 6 और 6। तो इसका परिमाप कितना होगा? इसका परिमाप हो गया हमारा 24। देखिए, परिमाप तो अलग अलग आ गया है, दोनों का अलग है, ठीक है। अब एरिया क्या है? इसका एरिया जरा निकालना। इसका एरिया आएगा 8 गुणा 6, 8 छंग 48, और इसका एरिया क्या आएगा? 6 छंग 36। अब यहाँ पर देखिए ऐसा भी है, दोनों आकृतियों का जो क्या है, परिमाप भी अलग है और दोनों का एरिया भी अलग है। ऐसी भी स्थिति बनती है जब नंबर आप लेंगे, ठीक है, कि जिनमें कि परिमाप दोनों आकृतियों का कैसा होगा? समान होगा, और जो एरिया होगा वो अलग अलग होगा। इसका उल्टा भी सही है कि कभी ऐसा भी होगा दोनों आकृतियों का एरिया सही समान होगा और उनका जो परिमाप है वो अलग अलग होगा।
क्वेश्चन नंबर 23, बोझ रहित शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन, बताइए किसने दी थी। बोझ रहित अधिगम को सर्वप्रथम किसने अवधान मिला था। ठीक है, बहुत गलत लिखते हैं हिंदी में, किसमें अवधान मिला था, ये नहीं लिखा किसमें इसको दिया गया था। लर्निंग विदाउट एजुकेशन, लर्निंग विदाउट, गलत बोला है, लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। कोठारी कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यशपाल कमेटी, राइट टू एजुकेशन। तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने बीएड बीटीसी किया हो उसने लर्निंग विदाउट बर्डन वाली जो रिपोर्ट है वो पढ़ी ना हो। तो ये किसने रिपोर्ट दी थी, यशपाल समिति। और कब आई थी, 1993। इन्होंने बात की थी लर्निंग विदाउट बर्डन की, और इसी पर आधारित है हमारी NCF 2005। आगे से ध्यान रखना, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात किसने की है, यशपाल समिति, 1993। अब हमारा एक नया टॉपिक आया है, टेसिलेशन या पैटर्न क्या होता है, या टाइलिंग किसे कहते हैं। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट चीज है, प्राइमरी में पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन, जूनियर में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि जूनियर के सिलेबस में नहीं है। अब हम लोग टेसिलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, टाइलिंग किसे कहते हैं। देखिए, एक सतह का आवरण होता है जिसमें विभिन्न आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी आकृति ओवरलैप नहीं करती, ये चीज इसमें ध्यान रखनी है। ना ही आकृतियों के बीच कोई अंतराल होता है। देखिए, सभी आकृतियां सटी हुई हैं बिल्कुल एक दूसरे से ऊपर, कोई भी आपको अंतर नहीं मिलेगा, खाली स्पेस नहीं मिलेगा कहीं पर, और ना ही एक दूसरे को चढ़ी हुई है। तब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई टाइलिंग किसे कहते हैं। तो टाइलिंग क्या, जो टाइल क्या है वो एक स्पेस है, देखिए है बिल्कुल ऐसे। तो ये क्या है, एक सतह है। ये वही टाइलिंग है जो हमारे घर पे लगते हैं टाइल्स। ठीक है, इनसे हम सीखते क्या हैं, देखिए ये क्या है, ट्राइंगल है, जे भी ट्राइंगल है, जे भी ट्राइंगल है, ये सभी ट्राइंगल्स हैं। तो इससे हमारी जो है एरिया होता है आकृतियों का वो अच्छा हो जाता है, उसकी हमारी एक समझ डेवलप हो जाती है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। इसे हम कहते हैं टाइलिंग। तब अब कभी क्वेश्चन भी आ जाए कि टाइलिंग से क्या होता है, तो टाइलिंग से बच्चों में क्षेत्रफल की समझ विकसित होती है, इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है। तो ये तो हमारा हो गया टेसिलेशन वाला टाइलिंग वाला क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ते हैं बैन हिले की ज्यामितीय चिंतन की संकल्पना, जिसका ये क्वेश्चन 18 नंबर पर आया था, जिसको हमने अभी छोड़ दिया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गणित में पूछी जाती है, प्राइमरी जूनियर दोनों में। इसको आप याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए बिल्कुल। बैन हिले के सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है, क्या इन्होंने दिया था। देखिए, बैन हिले है, इसमें दो नाम है, दो लोग थे। एक तो बैन हिले थे और उनकी पत्नी जो दीना हिले थी। इन दोनों ने बताया था कि बच्चे जो होते हैं उनमें ज्यामिति का विकास कैसे होता है, कैसे कैसे चरणों में उनमें ज्यामिति का विकास होता है, जियोमेट्रिकल डेवलपमेंट होता है। तो इसी से संबंधित इन्होंने एक संकल्पना दी, कॉन्सेप्ट दी, जिसमें इन्होंने जो लेवल कितने रखे, लेवल 4 रखे थे। ठीक है, लेकिन संख्या में कितने हैं, 5 हैं, क्योंकि 0 लेवल से इन्होंने स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि पहले लेवल में क्या आता है, दूसरे लेवल में क्या आता है, 0 लेवल में क्या क्या आता है। तो हमको ये लेवल्स जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको ध्यान में रखना है। अब चलिए अपने पहले स्तर पर बात करते हैं। 0 लेवल पर इन्होंने क्या बात की, इन्होंने क्या, जब बच्चे छोटे होते हैं बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर, तब जो लेवल 0 होता है उनका, उसको कहते हैं चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे आकृतियों को देखकर पहचान लेते हैं, पहचानने लगते हैं। जैसे त्रिभुज को कैसे पहचानेंगे, समोसा को देखकर कि भाई समोसा जो होता है वो इस प्रकार का होता है, ऐसा एक त्रिभुज है तो समोसा एक त्रिभुज है। आगे क्या है, रोटी को देखकर वृत्त की रोटी भी गोल होती है, तो जो रोटी अगर गोल है तो वो वृत्त है। तो देख कर पहचान लेना और उसका वर्गीकरण करना, इसको ही कहते हैं हम चाक्षुषीकरण। तो लेवल कौन सा हो गया, 0। अब एनालिसिस क्या है, विश्लेषण क्या है।
आकृतियों को पहचानना, लेकिन किसके आधार पर? गुणों के आधार पर। अब भाई ये आयत है, इसके भी 4 भुजाएं हैं, वर्ग है, इसके भी 4 भुजाएं, लेकिन हम कैसे अंतर करेगा बच्चा कि जो आयत होता है इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वो बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, जबकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण इसके भी बराबर होते हैं, विकर्ण इसके भी बराबर होती हैं। तो गुणों के आधार पर जब बच्चा समझे आकृतियों को अलग करे तब उसको कहते हैं हम एनालिसिस करना। लेवल कौन सा रहेगा? लेवल आपका फर्स्ट रहेगा। ये चीज है आपको याद करने वाली है, इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तुत कर लेना, इससे हमको बेनिले की थ्योरी तैयार हो जाए। अब लेवल फर्स्ट तक तो हम आ गए, अब लेवल सेकेंड की हम लोग बात करेंगे। लेवल सेकेंड है जिसका नाम है रिलेशनशिप, इनफॉर्मल डिडक्शन, संबंध, अनौपचारिक निगमन। हमने सभी नाम इसके लिख दिया है इंग्लिश में, हिंदी में भी। तब लेवल 0 पर आगे बच्चे में और समझ विकसित हो गई। अब वो क्या करने लगा? अब वो आकृतियों के बीच में संबंध स्थापित करने लगेगा। ठीक है, कि आयत से हम वर्ग कैसे बना सकते हैं और आयत और वर्ग इन दोनों में रिलेशन क्या है। तब जब आकृतियों में बच्चा बड़ा हो जाए और उनमें संबंध स्थापित करने लगे आकृतियों, तो वो कौन से स्तर पर है बेनिले के सिद्धांत के अनुसार? तब वो है रिलेशनशिप पर है, इनफॉर्मल डिडक्शन पर है। अभी बच्चा आकृतियों के बारे में जानता है। ठीक है, तो अब ये कौन सा स्तर हो गया? स्तर नंबर 2। अब स्तर नंबर 3 क्या है? फॉर्मल डिडक्शन, औपचारिक निगमन। अब बच्चा जो है सूत्रों की बात करने लगेगा। इस स्तर पर बच्चे आकृति के गुणों के बीच संबंधों के बारे में सोचने लगते हैं और स्वयं परिभाषाओं प्रमेयों के बीच में संबंध बनाने लगते हैं। और जो हाई स्कूल स्तर तक की जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो यहीं तक होती है, वो लेवल 3 तक काम करती है। लेवल 3 तक का जो होता है वो बच्चों के हाई स्कूल की जो ज्योमेट्री होती है उसमें रखा जाता है। इसमें बच्चे फार्मूला जानने लगते हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्किल क्या है? 2 पाई आर है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये क्या है? ये एक प्रमेय है कि अगर कोई अर्धवृत्त है, ये अगर हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल है, यहाँ पर ड्रा करते हैं। जैसे एक सर्किल है, ये सेमी सर्किल हो गया, तो सेमी सर्किल में अगर आप कोई भी बना देते हैं ट्रायंगल, तब उसका जो प्रत्येक कोण होगा कितने अंश का होगा? 90 अंश का होने वाला, तो ये समकोण होता है। तो बच्चा किस स्तर पर है? बच्चा है लेवल नंबर 3, थर्ड पर है, जिसका नाम क्या है? औपचारिक निगमन। अब बच्चा बड़ा होता चला जाता है, उसी प्रकार से उसका सीखने का स्तर भी आगे बढ़ता चला जाता है। लास्ट है लेवल नंबर 4, स्तर 4, रिगल, जिसको हम दृढ़ता कहते हैं। अब बच्चे जो होते हैं इस स्तर पर आगे, इस स्तर का विकास उनमें होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जाते हैं, जैसे प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं। ठीक है, और कॉलेज का मैथ है जो हमारा उच्च प्राथमिक है, जो बीएससी है, एमएससी वगैरह जो मैथ होता है वो हमारा किस स्तर के बच्चे सॉल्व करवाते हैं? लेवल नंबर 4। अब हमें ये ध्यान रखना है जो प्राइमरी लेवल तक का जो बच्चे मैथ सीखते हैं वो लेवल 2 ही तक होता है। बच्चों में इसी प्रकार से ज्यामिति का विकास होता है। ऐसे पहले विजुअलाइजेशन, सेकेंड एनालिसिस, थर्ड इनफॉर्मल डिडक्शन, फोर्थ है डिडक्शन और फिफ्थ क्या है? रिगल। फिफ्थ, लेकिन संख्या तो 5 है लेकिन लेवल कितने हैं? लेवल 4 ही है, क्योंकि लेवल 0 से इन्होंने स्टार्ट किया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन टेसिलेशन से रिलेटेड है कि टेसिलेशन क्या होता है। टेसिलेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा है प्राथमिक कक्षा के गणित में। टाइलिंग, पैटर्न टाइलिंग, या इसको हम टेसिलेशन भी कहते हैं, कि गतिविधि को शामिल करने की क्या प्रासंगिकता है। मतलब टेसिलेशन को क्यों पढ़ाया जाता है प्राथमिक स्तर पर, ये बताइए। क्वेश्चन ये है। ये बच्चों का मनोरंजन करता है, व्यस्त रखता है, शिक्षक शिक्षिका अपना कार्य कर रहे होते हैं, मनोरंजन करता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मनोरंजन करने के तो और भी साधन हो सकते हैं, टेसिलेशन थोड़ी ना है। उच्च चित्रीय गणित में परिकल्पना की योग्यता के निर्माण में मदद करता है। इट इज हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग द बेस फॉर हायर लेवल कंसेप्ट कंप्यूटेशनल स्किल्स इन मैथमेटिक्स। मतलब बच्चों में
उच्च स्तर की जो गणितीय जो गणना करने की क्षमता है उसका विकास करना, नहीं गणना से इसका कोई संबंध नहीं है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, टेसिलेशन का मतलब होता है विद्यार्थियों में कि आकृतियों के से संबंधित जो है क्षेत्रफल की समझ को विकसित करना। इट हेल्प द लर्नर्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ प्लेन सरफेसेस। ये अधिगमकर्ताओं में समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल की अवधारणा को, जहाँ भी आपको टेसिलेशन मिल जाए वो समझिए अवधारणा जो है किससे रिलेटेड है, वो क्षेत्रफल से संबंधित है। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। अब हम लोग बैन हिले से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जो बैन हिले की थ्योरी अभी हमने पढ़ी थी, अब इसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, बैन हिले के ज्यामितीय चिंतन के स्तर के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर वर्गों को नियमित चतुर्भुज के रूप में पहचानने में सक्षम हो जाएंगे। मतलब इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू बैन हिलेस लेवल ऑफ जियोमेट्रिकल थिंकिंग एट विच लेवल will student be able to identify squares as regular quadrilaterals। मतलब जो जीन पियाजे नहीं सॉरी बैन हिले के अनुसार वो कौन सा स्तर होगा जिसपे बच्चे ये जानने लगे कि जो जो रेगुलर हमारा चतुर्भुज होता है वो एक क्या होता है, वो एक हमारा स्क्वायर होता है, वो एक वर्ग होता है। तब इसमें जो है बच्चा आकृतियों के बीच में संबंध को स्थापित करने लगता है। जब तक आपको एक नियमित चतुर्भुज मतलब जो हमारा जिसको हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, अगर आपको वर्ग में ठीक है स्क्वायर में अगर डिफरेंस और रिलेशन नहीं आता तब तक ये काम आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, लेवल कौन सा हो जाएगा, लेवल हो जाएगा आपका फर्स्ट। एक जीरो लेवल होता है, लेवल हो जाएगा फर्स्ट। और क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी, एनालिसिस विश्लेषण। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, जिसको हमने स्कीप कर दिया था, बैन हिले से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 18 ये है क्वेश्चन नंबर 18। According to Van Hille's theory of geometrical thinking, which of the following is true about the basic level of visualization। मतलब कि जो दृश्यीकरण था, जो पहले वाला जो लेवल नंबर जीरो था, लेवल जीरो था, इसमें आपको ये ध्यान रखना लेवल जीरो से स्टार्ट है, उसके से संबंधित जो कौन सा कथन है वो सही है। कि जो लेवल जीरो होता है दृश्यीकरण, जिसको हम कहते हैं चाक्षुषीकरण भी कहते हैं, विजुअलाइजेशन, इस स्तर पर क्या होता है बच्चे देख कर आकृतियों को पहचान लेते हैं। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। चिल्ड्रेन आर एबल टू रिकॉग्नाइज जियोमेट्रिकल शेप्स बाय देयर प्रॉपर्टीज। क्या बच्चे आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर पहचानते हैं? नहीं, ये तो लेवल नंबर फर्स्ट की बात होगी, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, एनालिसिस। एट दिस लेवल जियोमेट्रिकल थिंकिंग इज कंसर्नड विद डिडक्शन ऑफ थ्योरम्स। क्या इस स्तर पर हम बच्चों के जो है डिडक्शन करते हैं, क्या फार्मूला वगैरह की बात करते हैं, निगमन करने की बात करते हैं? नहीं, जीरो लेवल पर निगमन की कहाँ बात होती, बच्चा बहुत छोटा होता है, देख कर आकृतियों को पहचानता है। चिल्ड्रेन आर एबल टू रिकॉग्नाइज जियोमेट्रिकल फिगर्स बाय देयर अपीयरेंस एंड फॉर्म। देखिए अपीयरेंस माने होता है देखना, बच्चे आकृतियों को उनके स्वरूप और उनकी दिखावट के आधार पर, ठीक है, दिखावट का मतलब देखने के आधार पर वो देख के ही बता लेंगे, अगर समोसा है तो त्रिभुज है और गोल है तब रोटी है। तब हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी इज आवर राइट ऑप्शन। तो बच्चे विजुअलाइजेशन पर क्या करने लगते हैं, बच्चे आकृतियों को देखकर पहचानने लगते हैं। अब जब आकृतियों को पहचानने लगे और उनका वर्गीकरण करने लगे किसके आधार पर, गुणों के आधार पर, तब वो कौन सा हो जाएगा, लेवल नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, लेवल नंबर जीरो, जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। सी इज करेक्ट। अब आगे अपने क्वेश्चन करते हैं। कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया था, आगे करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक स्तर की गणित पाठचर्या में सबसे अधिक बल दिया गया है? मतलब मेन फोकस किस चीज पर दिया गया है प्राथमिक मैथमेटिक्स के लिए? मेन फोकस बताइए। औपचारिक समस्या समाधान, केवल बच्चे समस्याओं का समाधान करने लगे। जिज्ञासा के पोषण पर, नर्चरिंग क्यूरियोसिटी, जो बच्चा जानना चाहते हैं उसको बताया जाए, ठीक है, उसको दबाया डराया धमकाया ना जाए, उसकी क्यूरियोसिटी को नर्चर करना। और लर्निंग केवल मौखिक अधिगम, प्रोडक्ट ओरिएंटेड लर्निंग, केवल बच्चे को हमको रट्टा मार के सिखाना है, केवल मास्टरी नहीं है कराना, बल्कि उसको क्या कराना है, उसको केवल नंबर के लिए पढ़ाना है, एग्जाम के लिए पढ़ाना है। तब सीधी सी बात है, प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा फोकस किस पर किया गया? जब मैंने आपको मैथ की पेडागोजी पढ़ाई तब बताया था कि बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना, जिज्ञासा को जो है पोषित करना। तो नर्चरिंग क्यूरियोसिटी, जो बच्चा जानना चाहता है, सीखना चाहता है, उसको वो चीज़ बताइए और सिखाइए। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। यही जो है, जो प्राथमिक मैथ है, प्राथमिक स्तर का जो गणित है, उसकी मेन चीज यही है, आपको ध्यान रखनी है। देखिए 27 नंबर पर क्या कहते हैं जी, एक व्यक्ति गणित का उत्तम शिक्षक बनना चाहता है, एक उत्तम गणित शिक्षक बनने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? मतलब एक व्यक्ति ऐसा जो चाहता है कि मैं मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा टीचर बनूंगा आगे चलकर, तो उसको क्या करना चाहिए? एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन लेस टाइम, बहुत ही कम समय में जो है प्रॉब्लम्स को हल कर देना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए? गुड नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, जियोमेट्री, संख्या पद्धति, बीजगणित का, ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए उसको। कंसेप्चुअल नॉलेज एंड एबिलिटी टू रिलेट द कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स विद रियल लाइफ, अवधारणात्मक ज्ञान व गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप एक मैथ के अच्छे टीचर बनने चाहते हैं, तब तभी आप अच्छे टीचर बन पाएंगे जब आप रियल से चीज़ को पढ़ाएंगे। जैसे बच्चे दिन भर क्या क्या देखते हैं, ईंट सभी देखते हैं। जब बच्चे ईंट को देखकर, अपनी किताब को देखकर पहचानने लगे कि ये घनाभ है, ये क्यूबॉइड है, तब मान लीजिए कि आपका पढ़ाना सार्थक हो गया और आप एक बेस्ट टीचर मैथ के हैं। जैसे इसमें आप ये वीडियो मोबाइल में देख रहे हैं, तो ये मोबाइल किसका किसका उदाहरण है? मोबाइल घनाभ का भी उदाहरण है, मोबाइल जो है हमारे आयत का भी उदाहरण है। तब ये चीज़ें अगर बिल्कुल रियल चीज़ से जोड़कर अगर बच्चा पढ़ने लगा, तब वो जो है एक गणित का अच्छा टीचर उसको कहा जाएगा। इसको कहते हैं गणित सीखना, ना कि गणित को केवल पढ़ना। तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एल्गोरिथम्स? एल्गोरिथम के से संबंधित मतलब कलन विधि क्या होती है बताइए? कलन विधि से संबंधित कौन सा क्वेश्चन सही है? एल्गोरिथम्स हैव बीन डेवलप्ड वेरी रिसेंटली आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के जो है तुरंत ही बाद इनको डेवलप किया गया है एल्गोरिथम्स को। इट कंप्राइज स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन लॉजिकल ऑर्डर। हाँ सही बात है, स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या होते हैं एल्गोरिदम, जिसे कहते हैं ना यूट्यूब की एल्गोरिदम, जो किसी भी चीज़ को हल करने की जो है स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो बी तो बिल्कुल सही है। वेन बी यूज एल्गोरिदम बी कैन ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर स्टेप्स, क्या हम प्रॉब्लम को स्मॉलर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं एल्गोरिदम में? ऐसा नहीं है, एल्गोरिदम से कुछ भी नहीं। एल्गोरिदम में तो हमको सीधे आगे बढ़ते चले जाना है स्टेप बाय स्टेप। डी क्या कहते हैं, इट इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रिगरस इंस्ट्रक्शंस टिपिकली यूज्ड टू सॉल्व एक क्लास ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। गहन निर्देशों का असंख्य अनुक्रम है जो ठेठ रूप से विशिष्ट समस्याओं का। बताइए क्या है ठेठ शब्द का मतलब? ये इसलिए आपको इंग्लिश भी देख लेनी चाहिए। एक वर्ग को हल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो डी भी हमारा सही है। आप देखिए इसमें कौन सा सही हो सकता है।
इट कवर स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन लॉजिकल ऑर्डर। कलन विधि को हाल ही में कंप्यूटरों के विकास के बाद विकसित किया गया है। कलन विधि तो इसमें क्या हो सकता है भाई? तो देखिए इसमें आपका जो है बी तो सही ही है। तो बी कहाँ है? बी चारों में है, कोई ऑप्शन नहीं एलिमिनेट होगा। डी भी सही है, डी यहाँ नहीं है, डी यहाँ नहीं है। अब डी इन दोनों में है। अब इसमें देखिए बी भी इन दोनों में है। अब ए सी पर बात फंसी हुई है। ए सी किस में है? ए और सी हमको चेक कर लेना है। तो ए वाला क्या है? व्हेन वी यूज एल्गोरिथम वी कैन ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर स्टेप। नहीं, सी तो गलत है। जब सी गलत है तो जे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट, ए बी डी। ठीक है, बी भी सही है, ए भी सही है और डी भी सही है। इस प्रकार से चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्यार्थियों में गणित के भय को बढ़ाने में योगदान नहीं देता है? मतलब ऐसा कौन सा जो है ऑप्शन है जिससे बच्चों में जो गणित के प्रति जो भय है, फियर है, वो बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। एग्जामिनेशन सिस्टम पर परीक्षा प्रणाली से इससे तो बहुत बढ़ता है, इसलिए ये गलत है। अब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का अमूर्त स्वरूप, इससे भी बढ़ता है। जेंडर स्पेसिफिक एबिलिटीज, जेंडर संबंधी विशिष्ट क्षमताएं। फोकस ऑन स्टैंडर्ड प्रोसीजर, मानक प्रक्रियाओं पर बल। तो देखिए चाहे गणित का आप लड़की हो पढ़ने वाली या लड़का पढ़ने वाला हो, जो जेंडर स्पेसिफिक है इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किस चीज़ से प्रभाव नहीं पड़ता है? जेंडर से प्रभाव नहीं पड़ता है। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वो ही सही है। देखिए जो क्वेश्चन है गणित में कोई कोई बहुत बिल्कुल वाहियात टाइप के हो सकते हैं, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उनको लेकर मत बैठना है, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि गलतियां तो होंगी ही। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? निपुण भारत दस्तावेज के अनुसार, अच्छा इनको पहले पढ़ लेते हैं, जो ऊपर से है इंग्लिश में पढ़ते पहले। अकॉर्डिंग टू निपुण भारत का डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल स्किल्स फॉर चिल्ड्रन एट द फाउंडेशनल स्टेज। मतलब कि फाउंडेशनल स्टेज पर जो बच्चों के लिए गणित को सिखाने के लिए कौन कौन सी स्किल्स जो है वो जरूरी है? विजुअलाइजेशन, कम्युनिकेशन, अब्स्ट्रक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग। तब देखिए बच्चे होते जो प्राथमिक लेवल पर वो कैसे होते हैं? फाउंडेशनल लेवल पर वो कहते होते हैं बिल्कुल छोटे होते हैं। फाउंडेशन नाम से ही क्लियर है। कितने कितने लेवल हैं इस पर? निपुण भारत के अनुसार 4। तो अब्स्ट्रक्शन की आपको कोई बात नहीं करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें बाद में पढ़ाना। जो निपुण भारत है इसका मिशन जो है क्लास 3 के अंत तक बच्चों को सरल सरल वाक्य पढ़ने आ जाए और वो बेसिक मैथमेटिक्स करने लगे। और तो ई तो हमारा गलत हो गया। ई कहाँ कहाँ है? जे हो गया, जे हो गया, जे हो गया। अब देखिए इसमें हमको केवल एक ही कथन को पकड़कर हमने ऑप्शन सही मिल गया। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें कौन सा गलत होगा? जो हमारा ई वाला है अब्स्ट्रैक्शन है वो गलत है। ऐसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? Substitution is an important aspect of the development of number sense. Substitution मीन्स, सबीटाइजेशन क्या होता है? संख्या बोध के विकास के लिए सबीटाइजेशन एक महत्वपूर्ण पहलू है। सबीटाइजेशन का अर्थ क्या होता है? सबीटाइजेशन काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स इन ए गिवन सेट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वस्तुओं की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए समुच्चय में वस्तुओं को गिनना। कीप काउंटिंग, identifying the number of objects in a set simply by quickly looking at them, making different groups of objects based on similar characteristics। तब जो आपका जो होता
सबिटाइजेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, वस्तुओं की मिलती जुलती विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को ग्रुप में रखकर उनका जो है क्या करना, उसके आधार पर वस्तुओं को, जैसे वस्तु हैं, जैसे 4 भुजाएं वाली चीजें वो एक तरफ रख दी, 3 भुजाएं वाली वो अलग रख दी। तो इसी प्रकार क्या आपको करना है, वस्तुओं की मिलती जुलती विशेषताओं के आधार पर भिन्न भिन्न समूह बना लेना है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सबिटाइजेशन कहते हैं। ये नई टर्म है, इसको ध्यान रखना। इससे पहले मैंने भी इसको नहीं पढ़ा था। सबिटाइजेशन क्या होता है आप समझ गए। तो वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग कर लेना, ठीक है, उनकी ग्रुपिंग कर लेना। ऐसे जो है समान गुणों वाले को एक तरफ और विसमान गुणों वाले को एक तरफ, इसको हम क्या कहते हैं, सबिटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। जो मैथ में हम बच्चों के लिए प्रोजेक्ट वर्क देते हैं उसका उद्देश्य कौन सा नहीं होगा गणित के लिए, बताइए। बच्चों को अर्थपूर्ण रूप से सामूहिक कार्य में संलग्न रखना भी तो सही है। मतलब बच्चे जो है सीखे मीनिंगफुली, कैसे कब सीखे, ग्रुप में सीखे। बच्चों की अवधारणात्मक समाज को आंकना, ये भी सही है। टू मेक चिल्ड्रन यूटिलाइज देयर फ्री टाइम एट होम, अच्छा, बच्चों को घर पर उनके खाली समय का उपयोग कराना। टू अंडरस्टैंड द रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ए प्रोजेक्ट, अवधारणा के वास्तविक जीवन का अनुप्रयोग समझना, तो वो तो सही बात है। जब जब प्रोजेक्ट करेंगे तब वो रियल लाइफ की चीज़ों से उसको कनेक्ट कर पाएंगे। तब इसमें क्या है, क्या नहीं है, उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो सी वाला नहीं है। टू मेक चिल्ड्रन यूटिलाइज देयर फ्री टाइम एट होम, केवल फ्री टाइम में इनको जो है प्रोजेक्ट वर्क करना नहीं है, मेन टाइम में उनको ये प्रोजेक्ट कार्य करने का उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्यों सी की गलत है, क्वेश्चन गलत है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो भी निगेटिव ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसा निगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 33, प्राथमिक स्तर पर प्रतिरूप पहचानना और पूर्वानुमान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि मतलब एट प्राइमरी स्टेज ए लॉट ऑफ एम्फेसिस शुड बी गिवन टू पैटर्न। देखो पैटर्न क्या होता है, रिकॉग्निशन एंड प्रिडिक्शन। जो पैटर्न है और पूर्वानुमान, किसी चीज़ के बारे में कुछ भी विचार बना लेना, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं पूर्वानुमान। क्यों उन पर फोकस दिया जाता है, क्या ऐसी चीज़ है। ऐसे अभ्यास गणित में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को सृजन कला में व्यस्त रखते हैं। ये बच्चों को प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार करते नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये तैयार नहीं करते हैं, गलत है। पैटर्न आर इजी टू लर्न, पैटर्न को सीखना आसान होता है, ये भी बात गलत है। पैटर्न से होता क्या है, तो बच्चों की जो है रीजनिंग स्किल होती है मैथ में, वो इससे डेवलप होती है, इसीलिए पैटर्न को बनवाया जाता है। रीजनिंग का टॉपिक ही होता है पैटर्न बनाना, तो इसलिए ए इज आवर राइट ऑप्शन। ऐसे अभ्यास गणित में विवेचन कौशल को जो है वो क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, प्रमोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय चिंतन और अभिकलनीय कंप्यूटेशनल चिंतन के बारे में सही नहीं है। नकारात्मक क्वेश्चन कितने ज़्यादा मैथ में पूछे जाते हैं, 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज लिमिटेड टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स विद मैथमेटिकल कंपोनेंट। जो आपकी जो गुणन की जो विधि है, जो कंप्यूटेशनल है, कंप्यूटेशनल जो है कंप्यूट से मिला कर बना, कंप्यूट का मतलब होता है गुणा भाग करना। केवल जो है गणितीय घटकों के साथ गणित में समस्या को ही हल करने तक सीमित है, नहीं है, ऐसा तो नहीं। केवल गणित तक की ही गणना संभव नहीं है, विज्ञान में भी करते हैं, समाज शास्त्र में भी करते हैं। जो गणना है वो सभी में करते हैं, केवल गणित के लिए ही नहीं है। ये इसमें कहते हैं कि केवल जो है मैथ तक ही सीमित है, लिमिटेड है, ऐसा नहीं है।
जो नहीं है वो ही सही है। आगे पढ़ लेते हैं। बोथ आर बोथ आर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी, दोनों जो हैं समस्या समाधान के तरीके हैं, सही बात है। बोथ मेथड्स इन्वॉल्व प्रोफेशनल सच एज डिकम्पोजिशन एंड एल्गोरिदम डिजाइन, ये भी बात सही है। मैथमेटिकल थिंकिंग एंड कंप्यूटेशन थिंकिंग में हेल्प इन हैंडलिंग अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्शन को सीखने में मदद मिलती है, ये भी बात सही है। तो बी सी डी तो सही है, लेकिन हमको सही नहीं है वो छांटना है, तो ए वाला जो है वो सही नहीं है। जो हम गुणा भाग करते हैं, कंप्यूट करते हैं, वो ऐसा नहीं है केवल गणित तक की सीमित हो, वो सभी सब्जेक्ट में अप्लाई होती है। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35। निर्देशन के दौरान अधिगम की प्रगति को आंकने के लिए गणित शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस आकलन विधि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग assessment method is used by a mathematics teacher to assess learning progress during instruction, मतलब कि जो सीखने की प्रक्रिया है उसके दौरान ही बच्चों को फीडबैक भी दी जा रही है, तो बच्चों का आकलन किया जा रहा है। तो उस आकलन को क्या कहते हैं? अब बताइए, मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है कि एक कि आकलन दो प्रकार का होता है, एक समग्र, एक रचनात्मक। समग्र में क्या होता है, वर्ष के अंत में लिया जाता है केवल पेपर, ठीक, इसमें कोई प्रतिपुष्टि प्रदान नहीं की जाती, कोई भी फीडबैक नहीं दिया जाता है। जबकि बच्चों को फीडबैक दी जाती है, क्लासरूम के दौरान चलता है, चाहे वो आपके यूटी हो, चाहे वो आपके हाफरली एग्जाम हो। तो ये सब किसका हिस्सा? सीखने की प्रक्रिया के दौरान आपको जो है क्लू दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो उसको कहते हैं रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये दौरान होता है। ऑन गोइंग लिख कर आ जाए, ठीक है, ऑन गोइंग सेशन, ड्यूरिंग लिख कर आ जाए, तो सभी का आंसर क्या होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। 36 नंबर पर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू, मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा पढ़ाने पर फोकस किया गया है, महत्वपूर्ण माना गया है? प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बच्चों को केवल रोजगार के लिए और हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। प्रमोटिंग एंड प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर कोडिंग, केवल बच्चों को कोडिंग को प्रोन्नत करने के लिए सिखाना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं है। मेकिंग मैथमेटिक्स एज ए पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, ये सही है। बच्चों को जो गणित है वो उनके सीखने का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाए, उन अनुभव, बच्चे अपने अनुभव से गणित को सीखें। ऐसा नहीं है केवल बुक है उससे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे ही गणित को सीख रहे हैं, ठीक है। प्लीज जस्ट जो बच्चे हैं गो बियॉन्ड द बुक, बुक से इतर जाकर बच्चे सोच पाएँ, समझ पाएँ, तो ये भी हमको सिखाना है। इस पर मेन फोकस किया है किसने? एनसीएफ 2005 ने, कि बच्चों की रियल लाइफ से हमको जोड़कर मैथ को कराना है। तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा गणितीय प्रतिरूपण का उदाहरण है? गणितीय प्रतिरूपण कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है। अब ये क्या होती है, ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए। मॉडलिंग का मतलब होता है इसके द्वारा जो होता है कि जो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, इक्वेशनें होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम होती है, उसकी इक्वेशनें बनाई जाती हैं। जैसे आपने उम्र वाले क्वेश्चन किए होंगे, एज वाले क्वेश्चन किए होंगे कि एक राजू नाम का लड़का है, वो अपनी मम्मी से जो है 20 साल छोटा है या 30 साल छोटा है, अपने पापा से इतने साल छोटा या बड़ा है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनाने को होते हैं, जिनको हम इक्वेशंस बना के करते हैं कि ax प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ax प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब इनको हल कीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तब इस प्रकार की जो हम क्वेश्चन करते हैं उसको हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेटिंग अप इक्वेशंस फॉर ए बर्ड प्रॉब्लम। अब आप इस क्वेश्चन को आगे के लिए हमेशा के लिए ध्यान कर लीजिए, कभी भी आ जाए मॉडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मॉडलिंग का मतलब होता है कि जो बर्ड प्रॉब्लम है उसको इक्वेशंस में बदलना, बाद में उसको सॉल्व करना। सो बी इज एवर राइट ऑप्शन। अब जियोजेब्रा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या है ये जियोजेब्रा? जूनियर में क्वेश्चन पूछा गया है कि जियोजेब्रा क्या है, प्राइमरी में भी पूछा जा सकता है। तब जियोजेब्रा क्या है? एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम आराम से जो जियोमेट्रिक है, देखिए जियो और जेब्रा, तो जियो वर्ड आगे निकालो, जियो का मतलब ज्यामिति, जिसमें त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, सिलेंडर है, ये आकृति हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस जो है सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से हम इन आकृतियों के बारे में बहुत आराम से सीख सकते हैं। तब जियोजेब्रा ज्यामितीय बीजगणित कैलकुलस को सिखाने का एक सॉफ्टवेयर है। यह एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है। बिल्कुल आपको ये लगेगा कि हम बिल्कुल बातचीत करके सीख रहे हैं। देखे है 3D में सिखाया गया, बिल्कुल ऐसे करके। ये क्या है? जो क्यूबॉइड है, ये है बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट आकृतियाँ, किसके माध्यम से? ये यहाँ पर क्या है, ये हमारा एप्लीकेशन है, उसके अंदर का ये फोटो है। तब जियोजेब्रा क्या है? एक लाइन में आपको ध्यान रखना है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से 3D आकृतियों के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है, 3D हो चाहे वो 2D आकृतियाँ हो। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जियोजेब्रा? आप देखिए, बताइए क्या होता है जियोजेब्रा? जियोजेब्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह ज्यामिति का बीजगणित में अनुप्रयोग है। एक गणित की शाखा है जो ज्यामिति बीजगणित में संबंध स्थापित करती है। यह ज्यामिति का एक विशेष प्रकरण है। यह एक सॉफ्टवेयर प्रक्रिया सामग्री है जिसका उपयोग ज्यामिति में खोज अन्वेषण के लिए किया जाता है। तो क्या ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कौन? जियोजेब्रा। कोई वस्तु नहीं है, ठीक है, नहीं कोई वस्तु समझो। जियोजेब्रा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे हम जियोमेट्री के बारे में सीखते हैं। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स? गणित के शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा सही है? निर्देशन का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है। जेंडर का गणितीय योग्यता पर असर होता है। अध्यापक की अधिगमकर्ताओं के प्रति धारणा का गणितीय सक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गणितीय सामर्थ्य जन्मजात है। अब इनमें से कौन सा सही है? हमको सही बताना है। किससे रिलेटेड? मैथमेटिक्स की टीचिंग से संबंधित। तब देखिए जेंडर का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कहते हैं कि अगर किसी कोई मेल है फीमेल है तो उसके सीखने पर डिफरेंस होगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों समान होते, दोनों समान प्रकार से सीखते हैं, तो बी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें हमको बताना है कौन सा सही है। तो ये तो गलत हो गया बी वाला। टीचर्स बिलीव अबाउट लर्नर्स डज नॉट इम्पैक्ट। क्या जो है टीचर है जो वो बच्चे के बारे में किस प्रकार से विचार रखता है, क्या ये सीखने को प्रभावित करता है कि नहीं करता? बिल्कुल प्रभावित करता है। अगर टीचर किसी बच्चे से एक्सपेक्टेशन कम रखता है कि नहीं तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, गधे हो, तुम तो पास भी नहीं होगे, फेल हो जाओगे, जॉब की तो बात छोड़ दो, तब इससे क्या है, बच्चे का जो माइंड है वो नेगेटिव हो जाता है, वो नकारात्मकता की ओर चला जाता है और उसके सीखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो कौन सा सही है? ठीक, तो ये भी कैसा हो गया हमारा? गलत हो गया। क्यों? नॉट इम्पैक्ट, ये कहते हैं इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जबकि इम्पैक्ट पड़ता है। मैथमेटिकल एबिलिटी इज इनेट। क्या गणित की क्षमता जन्मजात होती है कि नहीं? गणित की क्षमता जन्मजात नहीं होती है, इसको इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी में रखा गया है। इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसके द्वारा बाई हार्ड वर्क।
तब डी ये तीनों तो कैसे हो गए, गलत हो गए। बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी बचागा मीडियम ऑफ इंटरेक्शन इम्पैक्ट मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। निर्देशन का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है। हाँ बिल्कुल करता है। किस प्रकार से आप सिखा रहे हैं, ये भी बच्चों को जो सिखाने में मदद करता है कि आप किस प्रकार से सिखा, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, समझा कैसे रहे हैं। एक ऐसे टीचर होते हैं जो एक बार चीज़ों को समझा देते हैं, बच्चों को हमेशा के लिए समझ में आ जाती है। कुछ लोग इस प्रकार से समझाते हैं कि उनको कितना भी समझाते रहो वो समझ ही नहीं पाते हैं। वो बोलते तो बहुत हैं, समझा नहीं पाते, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तब हमारा यही सही है, ये इज आवर राइट ऑप्शन। अब डिसकैलकुलिया सभी जानते हैं कि गणित संबंधित विकार है। देखिए जो जूनियर में क्वेश्चन पूछा गया, कैसे पूछा गया था, प्राथमिक में भी पूछा जा सकता है। डिसकैलकुलिया इज करेक्टराइज्ड बाय, बताइए, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग नंबर कॉन्सेप्ट, नंबर कॉन्सेप्ट को समझने में कठिनाई, लैक ऑफ इंट्यूटिव ग्रास्प ऑफ नंबर, संख्याओं के अंतर्ज्ञान की पकड़ में कमी, इनएबिलिटी टू कोऑर्डिनेट द वर्बल एंड स्पेशियल एस्पेक्ट्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक रूप में समन्वय करने की योग्यता, अयोग्यता, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अल्फ़ाबेट, क्या अल्फ़ाबेट को पहचानने की क्षमता होती है डिसकैलकुलिया में। तो कैलकुलिया वर्ड अगर पीछे लिखा हो तो कैलकुलस से मिलकर बना है, ठीक है। कैलकुलेशन गणित, जोड़ घटाना गुणा भाग करना। तो इसमें अल्फ़ाबेट को पहचाने संबंधित कहाँ बात होने लगी, कहीं पर भी नहीं बात होती है। तो डी तो होगा नहीं, डी कर दो गलत। अब डी कहाँ कहाँ है पहले ये देख लो, डी यहाँ पर है तो बी वाला तो होगा ही नहीं, अलग कहीं नहीं है, तो एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब कौन सा सही होगा, तो संख्याओं की संकल्पना को समझने में कठिनाई होती है, बिल्कुल है। लैक आप इंट्यूटिव ग्रास्प ऑफ नंबर, संख्याओं के अंतर्ज्ञान की पकड़ में कमी, संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक रूप में समन्वय करने की अयोग्यता, मतलब बोलते तो कुछ हैं लिखते कुछ हैं, समझ में नहीं आता है। तो सी भी सही है, सी इज आवर राइट ऑप्शन, तीनों सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, केवल डी सही नहीं है। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 41, बताइए, जो कंटेंट वाला है क्वेश्चन, पेडागोजी का नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें कौन सा गलत है वो बताइए। शून्य न्यूनतम पूर्ण संख्या है, जीरो इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या जीरो सबसे छोटी होल नंबर है, सही बात है, जीरो से छोटी कोई नहीं होती है। द प्रीडिसर ऑफ दिस इज दिस, इस मतलब इस संख्या का जो है पूर्ववर्ती ये होगा, ये गलत बात है। जो पूर्ववर्ती होता है वो एक कम होता है, और जबकि इन्होंने कहा है कि कब पूर्ववर्ती जे है, हाँ सही है, ये भी सही है। आर नेचुरल नंबर्स और होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, ये भी बात सही है। द सक्सेसर ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए टू डिजिट नंबर, क्या दो डिजिट संख्याओं का जो है सक्सेसर होगा वो दो संख्याएं वाला ही होगा, नहीं, तीन संख्याओं वाला भी हो सकता है। मतलब उत्तरवर्ती जो है दो डिजिट नंबर का तीन डिजिट वाला भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो ये क्या है, ये गलत है, ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि अगर जैसे 99 है, इसका सक्सीसिव बताइए, ये किसमें जोड़ देंगे। अब ये कितना हो गया, 100, 100 में कितने डिजिट हैं, तीन। ये कह रहे हैं दो वाले का दो ही होता है। दो अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव दो अंकों की संख्या होती है, दो अंक का नहीं, दो अंक की यानी तीन संख्या भी हो सकता है। सो डी इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है वही गलत है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा था, नेगेटिव वाला क्वेश्चन था। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। गणितीय संरचना, ये चीज सीख लीजिए भाई, ये बहुत पूछी जाती है, बिल्कुल बेसिक चीज है। ए बी सी डी है ये मैथ की, ये मानकर चलिए ये मैथ की ए बी सी डी है। अगर ये आपको याद होगी तब हमको ए बी सी डी याद हो गई। एक्सियोम्स क्या होती, अभिग्रहित क्या होता है मैथ में। तो देखिए ऐसे कथन
जो बिना सिद्ध किए ही सही मान लिए जाते हैं, ठीक है, सर्वमान्य होते हैं, जिनको सिद्ध करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ना ही हमने अभी तक उनको सिद्ध किया है, तो उनको हम अभिग्रहित कहते हैं, जो है एक्सियम्स कहते हैं। जैसे सभी समकोण आपस में कैसे होते हैं, सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। सही बात है। दो समांतर रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटती हैं। जैसे जो समांतर रेखा है, रेल की पटरियां हैं, ये कभी भी एक दूसरे को ऐसे काटेंगी नहीं। तो ये क्या है, ये एक अभिग्रहित है, एक्सियम्स है। अब अभिधारणा क्या होती है, जिसको हम पोस्टुलेट कहते हैं। जो कथन सर्वमान्य होते हैं, ऐसे कथन जिनको हम मानते हैं कि ये हमेशा सही है बिना किसी प्रूफ के। जो तब एक्सियम्स और पोस्टुलेट दोनों सेम है, लेकिन अंतर ये है, जो पोस्टुलेट जो होता है, अभिधारणा होती है, वो केवल जियोमेट्री से संबंधित होती है, अन्य किसी टॉपिक से संबंधित नहीं होती है। यही इन दोनों में क्या है, एक डिफरेंस है। अब परिभाषाएं क्या होती हैं गणित में, बताइए परिभाषा क्या है। परिभाषा ऐसा है जो शब्द या शब्द समूह का अर्थ बताती है। जैसे मैंने आपसे कहा त्रिभुज की परिभाषा बताई, तब आप त्रिभुज शब्द का हमको मतलब बताएंगे कि वो आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी होती है उसको त्रिभुज कहते हैं। तो ये क्या दिया आपने, एक हमें डिफिनीशन बता दी, शब्दों के अर्थ बताते हैं कि त्रिभुज का मतलब क्या है, चतुर्भुज का मतलब क्या है, वर्ग का मतलब क्या है। अब परिभाषाएं तीन प्रकार की होती हैं, आप इनको रटना मत, बस परिभाषा शब्द को समझ लीजिए, फिलोसफी पढ़ लीजिए। फिर भी फिलोसफिकल दार्शनिक क्या परिभाषाएं होती हैं, जो केवल शब्द में भाषा से बनती हैं। एक्सप्लेनेटरी क्या होती हैं, जिसमें शब्दों को समझाने के लिए चित्रों का विवेचनात्मक प्रयोग किया जाता है। और कुछ ऐसी परिभाषाएं होती हैं जिनको समझाने के लिए हम चित्र का प्रयोग करते हैं, तो उनको हम एक्सप्लेनेटरी डिफिनीशंस कहते हैं। जैसे ये एक सर्किल है, मैंने एक ऐसे लाइन खींची थी, तो जो क्या बन गया, ऊपर भी आधा नीचे भी आता, जो एक सेमी सर्किल बन गया, आधा वृत्त हो गया, ठीक, अर्धवृत्त हो गया। तब इसको हम क्या कहते हैं, अर्ध वृत्त कहते हैं। पूरे को क्या कहते हैं, पूरे गोले को हम क्या कहते हैं, पूरे गोले को हम वृत्त कहते हैं। तब समझाने के लिए हमने चित्र का प्रयोग किया, तो इसको कहते हैं एक्सप्लेनेटरी डिफिनीशंस। तीसरी प्रकार की क्या होती है, तीसरी प्रकार की इसेंशियल्स होती हैं। इसेंशियल मतलब अनिवार्य, आप इन्हें विद्यार्थियों को याद रखना होता है। अगर आपको इनको याद नहीं है, समझ नहीं है, तब आप कुछ भी मैथ में नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको त्रिभुज की परिभाषा ही नहीं, तो त्रिभुज कहते किसे हैं, अगर आप इसको कहीं त्रिभुज कहने लगे तब आपका मैथ हो जाएगा बिल्कुल जीरो। या इसको पंचभुज कहने लगो, तो हमको परिभाषाएं बहुत ज़्यादा जरूरी हैं याद रखने, किसको, इसेंशियल्स वाली। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रमेय किसे कहते हैं, थ्योरम्स किसे कहते हैं। ऐसे गणितीय कथन जो सिद्ध किए जा सकते हैं, जिनको हम प्रूव कर सकते हैं, उनको हम प्रमेय कहते हैं। ठीक है, जैसे अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जैसे ये वृत्त है, ये ऊपर भी सेमी सर्कल, नीचे भी सेमी सर्कल, अर्धवृत्त है। अब इसमें अगर आपने कोई भी ट्रायंगल बना दिया, तब ये हमेशा कैसा होगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो ये हमेशा सही है, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो प्रमेय को हम प्रूव कर सकते हैं। कंजक्चर क्या होता है, 5वें नंबर पर है। जिन कथन को हम सच मानकर चलते हैं, ऐसे कुछ कथन होते हैं, जैसे आपने गणित के कुछ क्वेश्चन किए होंगे, जिनमें हम मानकर चलते हैं कि माना ए एक्स होगा, ठीक है, माना ये वाई होगा, या सही मानकर चलते हैं। लेकिन जब हम उनका प्रूव करते हैं तब वो गलत भी साबित हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। कुल मिला के ये हैं क्या, ठीक है, कंजक्चर क्या है, कंजक्चर ऐसे स्टेटमेंट है जिनको हम सही मानकर चलते हैं, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, प्रूव करने पर पता चलेगा, तो उनको हम कहते हैं कंजक्चर। इट इज बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, से हमारी समझ और हमारे अनुभव पर आधारित होते हैं। अब प्रूफ क्या होते हैं, उत्पत्ति क्या होती है, उपपत्ति भी जिसको कहते हैं प्रूफ। प्रूफ क्या है, प्रूफ इज मेड ऑफ सक्सेसिव सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो प्रूफ होता है वो एक सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को करने की प्रक्रिया है। जैसे हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में, जैसे अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है,
तब इस चीज़ को इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ ए बी लाइन क्या है, वृत्त का एक जो है वो डायमीटर है, ठीक है। और जे क्या सरकमफेरेंस है, जे पॉइंट है। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से ऐसे चलना होगा, फिर आके सिद्ध होगा। तो इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं प्रूफ या उत्पत्ति, उपपत्ति भी कहते हैं। अब हम आगे आते हैं, बताइए 42 नंबर पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ये क्वेश्चन में आते हैं तब बहुत कंफ्यूजन होता है कि सभी पास पास लिखे हुए होते हैं। अब बताइए, ये स्टेटमेंट दैट इज टेकन टू बी ट्रू यूजुअली बिकॉज इट इज सेल्फ एविडेंट ट्रू इज कॉल्ड एन। एक कथन जो प्रयास सत्य माना जाता है, ठीक है, सत्य मानते हैं हम उसको, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध होता है, सेल्फ प्रूविन होता है, सेल्फ एविडेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? थ्योरम कहते हैं, प्रूफ कहते हैं, एक्सियम्स कहते हैं, लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक्सियम्स क्या होते हैं? तो एक्सियम्स तो ऐसे कथन होते हैं जो क्या होते हैं, जो कथन सिद्ध नहीं किए जा सकते हैं, जो प्रूव नहीं किए गए हैं, उनको हम मान लेते हैं। तब एक्सियम तो इसमें होगा, कहते हैं सेल्फ एविडेंट इज ट्रू, जो कि स्वयं में कैसे हैं, अपने आप में जो है वो सत्य माने जाते हैं, जो स्वतः सिद्ध हैं। तो वो क्या होते हैं? वो हमारी थ्योरम्स होती हैं, जो प्रमेय होती हैं। देखिए एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम तो उपपत्ति तो होगा नहीं, एक्सियम तो हमने अभी चर्चा ही कर ली। तब इसका आंसर जो है ए है, क्योंकि जैसे कि हम मानकर चलते थे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, एक लाइन को हम अनिश्चित लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। ये सब क्या है? स्टेटमेंट है। थ्योरम क्या है? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इस प्रकार से बहुत सी थ्योरम होती हैं। वृत्त के केंद्र पर बना कोण शीर्ष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। जैसे जे वाली आपने प्रमेय पढ़ी होगी कि जे सर्किल है, तो इसकी परिधि पर एक यहाँ पर कोण बना है, एक यहाँ पर बना है। तब जे वाला अगर कोण x है, तब जे वाला कोण 2x होगा, इसका डबल होगा। तब वृत्त के केंद्र पर बना कोण शीर्ष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये क्या हो गई? ये हमारी एक प्रमेय हो गई। सो इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज द स्टार्टिंग लेवल ऑफ वैन हिलेस थ्योरी ऑफ जियोमेट्रिकल थिंकिंग। लीजिए अब क्वेश्चन घुमा दिया गया। जो वैन हिले की थ्योरी थी उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, बताइए। जो 4 लेवल हम लोगों ने पढ़े थे, कितने लेवल पढ़े थे? लेवल 4 पढ़े थे टोटल, जिनमें 0 से स्टार्ट करते हैं। तब संख्या इनकी कितनी है? टोटल है 5। एक जियोमेट्रिक, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, डिडक्शन, चारों के चारों भी आते हैं। लेकिन इसमें शुरुआत कहाँ से करते हैं? तो शुरुआत हम करते हैं लेवल नंबर 0, जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन, आकृतियों को देखकर पहचानना। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है हमारा? बस 50 क्वेश्चन है, बने रहिए क्लास में। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से गलत वाले कथन को हमको बताना है। द बेस्ट मेथड टू टीच मैथमेटिक्स इज इंडक्टिव मेथड। जो पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है गणित को, वो आगमनात्मक विधि है, उदाहरण से नियम की ओर है। देयर इज ए प्लेंटी ऑफ स्कोप फॉर प्रोजेक्ट वर्क। हमको प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से बच्चों को गणित पढ़ाना चाहिए। गलत कौन सा है? ठीक है, ये 3 सही होंगे। जनरलाइजेशन इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनिंग एबिलिटी। सामान्यीकरण जो है वो तर्क क्षमता की एक विशिष्टता है, क्षमता की विशिष्टता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट इन एनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग। जो बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन से बढ़ती है। बिल्कुल 100% सही बात है। और ए वाला भी हमारा 100% सही है। अब BC चेक कर लो। तब जो है
क्या नहीं होगा, जनरलाइजेशन इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनिंग एबिलिटी, सामान्यीकरण जो है तर्क क्षमता की विशिष्टता है। या देयर इज ए प्लेंटी ऑफ स्कोप फॉर प्रोजेक्ट वर्क, हाँ प्रोजेक्ट वर्क तो मैथ में कराए जा सकते हैं, बिल्कुल कराए जा सकते हैं, इससे मैथमेटिक्स की जो लर्निंग होती है वो इजी हो जाती है, तो बी भी हमारा सही हो जाएगा। तब ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, तो डी सी क्या होगा, सी गलत होगा, और जो गलत होगा वही हमको छांटना था, गलत वाला, तो गलत कौन सा होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, मैथमेटिकल थिंकिंग इज इंडिकेटेड बाई, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये बच्चे में, इस बच्चे में मैथमेटिकल जो है थिंकिंग है, एक गणितीय रूप से सोच पाता है या नहीं सोच पाता है, आप किस चीज़ को चेक करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स, बच्चे से पैटर्न्स बनवाएंगे। मेमोराइजेशन ऑफ फार्मूला, सूत्र सुनेंगे, सूत्र तो सुनने ही नहीं, काट कर दो, मेमोराइजेशन ये भी काट दो। अचीविंग मास्टरी एल्गोरिदम, एल्गोरिदम में मास्टरी कराना, एल्गोरिदम का मतलब भी होता है याद कराना या रटाना। एल्गोरिदम क्या मेथड होता है, वो मेथड होता है जिसमें जो है किसी भी चीज़ को हल करने की जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखी रहती है, जैसे कि अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था एल्गोरिदम से रिलेटेड, तो ये भी गलत है। तो अगर कोई बच्चा अगर पैटर्न को पहचान लेता है तो मान कर चलिए कि जो बच्चा है उसमें मैथमेटिकल थिंकिंग है, इसीलिए पैटर्न को हमारे सिलेबस में रखा गया है। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, 46 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, लीस्ट लिखा हुआ आ जाए, ओनली लिखा हुआ आ जाए, नॉट लिखा हुआ आ जाए, वो नेगेटिव क्वेश्चन होता है, तो नेगेटिव क्वेश्चन है। रिलेटेड टू हाइयर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इन मैथमेटिक्स, मतलब हाइयर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के लिए, हॉट्स के लिए कौन सा कथन सबसे कम इम्पोर्टेंट है, कौन सा मतलब गलत है, आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में संबंधों की पहचान करना। एनालाइजिंग द डेटा, डेटा को एनालिसिस करना। सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द गिवन फार्मूला, केवल एक दी गई फार्मूला को लगाकर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, तो सबसे कम यही इम्पोर्टेंट है। इसमें हाइयर ऑर्डर की आपकी थिंकिंग कहाँ यूज हो रही, मान लीजिए एरिया जो है आयत का कितना होता है, एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई बी, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो सीधे सीधा है, तो यही सबसे कम इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, लीस्ट इम्पोर्टेंट सबसे कम, और जो कम है मतलब जो गलत है वही सही है, सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। 47 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेक्निक वुड हेल्प टू इनहेंस इंटरडिसिप्लिनरी इन मैथमेटिक्स, मतलब निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो बच्चों में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को डेवलप करता है गणित में, क्या क्या होता है, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण और ऑब्जर्वेशन। तब जो गणित में जो है इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है वो हमारी किससे किससे आती है, एक तो फील्ड ट्रिप से आती है, क्षेत्र भ्रमण से आती है, तो सी भी सही होगा इसमें। पोर्टफोलियो तो एक आकलन करने का तरीका है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इससे क्या होता है, इससे तो बच्चे का आकलन होता है, तो ये तो होगा नहीं, तब ये तो होगा नहीं, ये कट कर दीजिए, सी भी सही है। और प्रोजेक्ट, ठीक है, और प्रोजेक्ट जो है परियोजना, इससे भी बच्चों में है, बच्चे एक दूसरे से सब्जेक्ट को जोड़कर पढ़ पाते हैं, तब इसमें हमारा बी और सी सही हो जाएगा। सो
फोर्थ इज आवर राइट ऑप्शन, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 48, अकॉर्डिंग टू नेशनल curriculum framework 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी लीस्ट, सबसे कम, निगेटिव क्वेश्चन है, फोकस्ड अपॉन इन मैथमेटिकल असेसमेंट, हमको असेसमेंट करते समय बच्चों का किस चीज़ को सबसे कम ध्यान में रखना चाहिए, किस चीज़ पर सबसे कम हमारा ध्यान होना चाहिए। विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ पर, इस पर तो बहुत फोकस होना चाहिए हमारा। प्रोसीजरल फ्लुएंसी ऑफ द स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, केवल समस्या को बहुत जल्दी से हल कर देने पर हमारा ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अडेप्टिव रीजनिंग ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों की जो है रीजनिंग है उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि वो किस प्रकार से रीजन करते हैं, सीखते हैं। स्टूडेंट डिस्पोजिशन अबाउट मैथमेटिक्स, गणित के बारे में विद्यार्थियों की मनोवृत्ति के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो तीनों चीज़ें सही है, ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी। अगर कोई बच्चा बहुत जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं उसको गणित आता है, हो सकता है उसने गणित की उन समस्याओं को, जो उन क्वेश्चन को रट लिया हो। तब आपको आकलन करते समय इस चीज़ को सबसे कम ध्यान में रखना है। ठीक है, बच्चों की प्रोसीजरल फ्लुएंसी ऑफ द स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। अब जेरोम ब्रूनर के बारे में पढ़ते हैं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जेरोम ब्रूनर ने क्या बताया था कि ये एक रचनावादी थे। इन्होंने कहा था कि बच्चों जो हैं उनमें जो है किस प्रकार से बच्चों में सीखने का सिद्धांत होता है, सीखने का सिद्धांत दिया। इसमें तीन इन्होंने जो है स्टेटमेंट दिए थे। पहला था अभिकथन की, बच्चे अभिकथन के द्वारा सीखते हैं, मतलब इंटरेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग। ये जन्म से 18 माह तक चलता है, कब से, जन्म से लेकर 18 महीने तक। बालक शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं बच्चे, फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से सीखते हैं। या एक्शन बेस्ड लर्निंग, जैसे उठना है, बैठना है, चलना है, इशारा करना है, ये सब इस प्रकार से सीखते हैं, वो इनएक्टिव मोड से। दृश्य प्रतिमा क्या होती है, आइकॉनिक मोड, जब बच्चे चित्रों को देखकर, पिक्चर्स को देखकर सीखते हैं तो उसको हम दृश्य प्रतिमा विधि कहते हैं। ये कितनी उम्र से शुरुआत होते हैं, 18 महीने से लेकर 24 महीने तक बच्चे इस प्रकार से सीखते हैं। बच्चे प्रतिमाओं व प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सीखते हैं। इमेज एंड रिप्रेजेंटेशन बेस्ड लर्निंग, सांकेतिक विधि क्या है, सिंबॉलिक मोड क्या होता है। 7 वर्ष के जब बच्चे हो जाते हैं, 7 वर्ष से प्लस में जब वो चलने लगते हैं, फिर बच्चे भाषा के माध्यम से सीखते हैं। जैसे हम लोग अभी भाषा के माध्यम से इस सब्जेक्ट को, गणित को पढ़ रहे हैं, भाई ये भाषा ही तो है, हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा ये है, तो सांकेतिक विधि इसको हम कहते हैं। तो जेरोम ब्रूनर ने सीखने के 3 सिद्धांत दिए थे, आप प्लीज इनको ध्यान रखना। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, अभी करते हैं। तो इनएक्टिव मोड, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, आइकॉनिक मोड, चित्रों को देखकर, सिंबॉलिक मोड, भाषा के माध्यम से सीखना। क्वेश्चन नंबर 49 है, कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए, ठीक है, फ्रैक्शन को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने, किसका चित्र, वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया। श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के किस मोड, 3 मोड बताएं, किस मोड का उपयोग कर रहे हैं। मतलब जो जोसेफ है उन्होंने कहा कि एक भिन्न है जिसको आप दर्शाइए, जैसे एक वृत्त है, वृत्त का आधा कितना होता, मान लीजिए वृत्त का चौथाई बनाने के लिए कहा उन्होंने, किसने, जोसेफ ने। तो बच्चे ने ऐसा वृत्त बनाया, इसके 4 भाग किए और ऐसे ऐसे इसको कट कर दिया, शेड कर दिया, कहा कि जो छायांकित वाला भाग है, जो 1/4 है टोटल पूरे सर्किल का। तब ये क्या है, जो बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, तो बच्चा चित्र के माध्यम से सीख रहा है, चित्रों को माध्यम से सीख रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, आइकॉनिक कहेंगे, इनएक्टिव कहेंगे, सिंबॉलिक कहेंगे। देखिए अब्स्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, कि अब्स्ट्रैक्ट तो इन्होंने मोड ही नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी, आइकॉनिक मोड, दृश्य प्रतिमा, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग एज मेंशन्ड बाय जेरोम ब्रूनर। हु वाज जेरोम ब्रूनर,
जेरोम ब्रूनर वाज ए कंस्ट्रक्टिविस्ट, एक रचनावादी थे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 जो है लेस पर्टिकुलर इम्फेसिस ऑन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर सबसे ज़्यादा फोकस देती है? न डेवलपमेंट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा अच्छे बिल्डिंग के निर्माण पर फोकस देती है। प्रोविजन टू गिव 100% एम्प्लॉयमेंट, सभी लोगों को रोजगार देने की बात पर ध्यान देती है। न प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन, सभी को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए प्रोविजन करती है। न डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल्स ऑफ ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर सबसे ज़्यादा बल देती है। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। देखिए जो मैथ का क्वेश्चन है, मैथ में क्वेश्चन पूछा गया और है किससे? एनईपी 2020 से संबंधित। एनईपी 2020 को मैंने अलग से सीपरेट वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो पूरी एनईपी आपकी वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, आप उसको कर लीजिएगा, जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अब क्वेश्चन, अच्छा एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक आर नॉट नहीं है पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, बताइए फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? तो पोर्टफोलियो तो होता है सीखने का बस्ता, रिविक्स भी होता है, ऑब्जर्वेशन भी होता है, टर्म एंड एग्जामिनेशन जो सत्रांत होती है, जो वर्ष के अंत में जो परीक्षा होती है, जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, जो 10th ठीक है और 12th की होती हैं, जो टर्म एंड होता है हमारा एग्जाम्स वगैरह होते हैं, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट में शामिल नहीं किया जाता, रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाता है, इसको समग्र मूल्यांकन में शामिल किया जाता है। इसलिए डी इज आवर राइट ऑप्शन। चलिए क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं, फिर वही बात हम दोहराते हैं कि अब की बार सीटेट पास। देखिए हमारे जो एकेडमी है इसका नाम है संजय एकेडमी, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो, और कम से कम एक बंदा 10 बंदों के लिए इस क्लास को शेयर करेगा, जिससे इस क्लास का बेनिफिट है सभी लोगों के लिए मिल पाए। इस क्लासों को बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट PDF वगैरह मिल जाएंगी। और जो कंटेंट था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट था आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।